यस चलो, आवाज आ रही है? यस। अरे ये बंद है क्या? ये कहां से बंद है? चलिए चलिए चलिए, ये हुआ चालू? चल, बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, वेट 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 वेट, ओफो, मेरा फोन इतना हैंग कर रहा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। हाँ हाँ हाँ, आईफोन ही देन है क्या? ओके, 1 सेकेंड। ऑल राइट, शुरू करें। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। आई होप आप सब एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त और एकदम बढ़िया हो ना? एकदम बढ़िया, एक नंबर। क्या एसी बंद कर दूं? गर्मी नहीं लग रही आपको? एक काम करो ना, आप इधर आ जाओ, आपको चलेगा एसी? चलेगा आपको ठंडी लग रही है? आपको लग रही है? आप थोड़ा सा और इधर आ जाओ। चलो, एनीवे, ये सारे प्रॉब्लम्स को अगर हमने सॉल्व कर लिया हो, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को, तो अब हम लोग थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है JIGL डिटेल्ड रिवीजन सीरीज, जिसका आज है डे 2 और डे 2 पे हम लोग कर रहे हैं CPC, है ना? हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर किया था कौन सा और कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। मेरे हिसाब से मैंने इतना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन तुम लोगों को पढ़ा दिया ना कि अब तो तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। कि भूलोगे? पक्का नहीं भूलोगे ना? अच्छे से वो क्वेश्चन लिखा था आप लोगों ने? लिखा था? हाँ ना हाँ। ऑनलाइन लाइव ड्राफ्टिंग का रिविजन कब? पीयूष जैन। आई विल बी स्टार्टिंग ड्राफ्टिंग के रिविजन्स। प्रोफेशनल का लेक्चर छोड़ के मैम क्या लाइव देखने? ओके, ऑल राइट, हेलो लोकेश। ऑल राइट, सो प्रोफेशनल के रिविजन्स जो है वो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम कमिंग मंडे, है ना? मंडे को ही मैं शुरू कर रही हूँ। ये बात मैंने सिर्फ तुम्हें और 65 अदर्स को बता दी है, ठीक है ना? नहीं, मैं तुम्हें काउंट नहीं कर रही इसमें। चलो, ऑनलाइन लाइव यूट्यूब लाइव वाली जनता, हेलो मृगंका रॉय, हेलो मृगंका, हेलो CPC धमाल, गुड इवनिंग दुर्गेश नालायक। चलो, ऑल राइट, शुरू करें? यस 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 यस। नहीं, तो मंडे से प्रॉपरली इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि मैं, तुषार सर, मयूर सर, हमारा अलाइनमेंट हो चुका है, हम अलाइन नहीं कर रहे थे। बट एनीवे, लेट्स बिगिन विद CPC रिविजन्स, ठीक है? बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। हम लोगों ने तो अभी रिसेंटली खत्म किया है ना क्यूड़ी? हम लोगों ने तो अभी खत्म किया। बहुत ही प्यारे लग रहे हो आज आपको पता ही बात ये। चलो, ड्यू टू योर SM lectures I got 52 in FMSM and passed। अरे किशोर, कंग्रेचुलेशन। ये बात एक काम करो, तुम राज सर को जाके बोल दो कि FM के कारण नहीं, SM के कारण। तो ओल्ड सिलेबस में एक्चुअली FMSM पूरा एक सब्जेक्ट था,
है ना, एग्जीक्यूटिव में, ग्रुप 2 में, तो उसमें एसएम में पढ़ाती थी और एफएम रात से पढ़ाते थे। तो बच्चा, एफएम डिफिकल्ट होता ही है और तुम्हें तो पता ही है, ठीक है, और एसएम कंपैरेटिवली इजी था, तो बच्चे आके बोलते थे कि एसएम के कारण हमारे एफएम एसएम निकले राज सर, ऐसा तो वो होता था। बट एनीवे, चलो कमिंग बैक टू दिस, सीपीसी का एक ही लेक्चर है, आज ही हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे। जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अब हम लोग पूरे जोश के साथ भगवान का नाम लेके शुरू करेंगे सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ईयर देख के ही हमें समझ में आ रहा है कि ये 1908 में बना था, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल। ओहो, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल। हमारा संविधान आया था 26 जनवरी 1950 के दिन शुभम, लेकिन उससे पहले 1908 में ही बन चुका था। सो दिस इज टेक्निकली नोन एज एग्जिस्टिंग लॉ। क्या बोलेंगे हम इसको? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, इसका नाम है, ध्यान से सुनना, तो मैं बताती हूँ पंकुरी, मैं बता दूंगी कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन में सब बता दूंगी। अभी अपन सीपीसी पे ध्यान देते हैं, आ जाओ ना। ध्यान से सुना, दो तरह के लॉज होते हैं, एक होता है प्रोसीजरल लॉ और एक होता है सब्सटैंटिव लॉ। आपने कभी सोचा है ये तुमने क्या कभी, पूछो क्या, कि इसको कोड क्यों बोलते हैं और एक्ट क्यों नहीं बोलते? इसका हमने नाम सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908 क्यों नहीं रखा, हमने इसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्यों रखा? मैम आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट है ना, इंडियन स्टैंप एक्ट है ना, रजिस्ट्रेशन एक्ट है ना, तो इसको हमने एक्ट क्यों नहीं रखा? तो उसका जवाब है कि वो सारे सब्सटैंटिव लॉ है। वो जितने भी हम एक्ट बोलते हैं वो सारे सब्सटैंटिव लॉ होते हैं, जो हमें बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या राइट्स पार्टीज को मिलते हैं, उन पे क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में, हमने इतना सा पढ़ा कि पार्टीज के पास राइट है अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए वो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकती है, ये हम लोगों ने पढ़ा। पर हम लोगों ने कभी भी डिटेल्ड प्रोसीजर आर्बिट्रेशन में नहीं पढ़ा, इतना क्लियर है। तो ये जितने भी एक्ट है ना, जितने भी एक्ट है, रजिस्ट्रेशन बोलो, स्टैम्प बोलो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलो, जितने भी एक्ट है उन सब में अगर मैटर कोर्ट में जाता है, कहां जाता है मैटर? अगर कोर्ट में जाता है तो फिर ऐसे केस में उसका क्या डिटेल्ड प्रोसीजर होगा, उसके लिए हमें एक प्रोसीजरल लॉ चाहिए। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये जितने भी छोटे छोटे एक्ट है सारे सब्सटैंटिव लॉज है, पर अगर इन सब का हमें डिटेल्ड प्रोसीजर जानना है तो उसके लिए हमें एक प्रोसीजरल लॉ चाहिए, जो एक जनरल लॉ है जिसका नाम है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो आप देखो, सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, वो हमें सिविल प्रोसीजर के बारे में बताता है। सीआरपीसी इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो हमें क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में बताता है। इतना क्लियर है। तो सीपीसी सीआरपीसी कौन से लॉज है, प्रोसीजरल या सब्सटैंटिव? प्रोसीजरल। इतना क्लियर है सबको? कोई डाउट, समस्या, आपत्ति इसमें किसी को भी बोलो हाँ या ना। बढ़े आगे, परफेक्ट। मैम दिसंबर में ग्रुप 2 क्लियर करके आपसे ग्रुप 1 पढ़ने आऊंगी। अरे 100% जूही, 100%। बेस्ट विशेस। नाउ ध्यान से सुनना, अब एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, है ना। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब वर्ड्स देखो, याद रखो छोटे छोटे। हम लोग अपन यूजुअली क्या बोलते हैं? केस फाइल कर दिया। क्या बोलते हैं? अरे उसने केस फाइल कर दिया। हाँ, केस फाइल कर दिया बोलते होंगे। हमें जब आंसर लिखना है हमें वर्ड्स यूज करने हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। हमें वर्ड्स क्या यूज करना है? इंस्टीट्यूशन। तो केस की जगह हमें वर्ड यूज करना है सूट, और फाइल की जगह में यूज करना है इंस्टीट्यूट। समझ में आया सबको? राइट। ये वो इंस्टीट्यूट नहीं है जैसे इंस्पायर एकेडमी इंस्टीट्यूट, ये वो इंस्टीट्यूट नहीं, आईसीएस इंस्टीट्यूट नहीं। यहां पर इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है? केस को फाइल कर दिया। इतना क्लियर है? कोई डाउट, समस्या, आपत्ति इसमें? नहीं ना। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले कोई भी पर्सन जब सूट इंस्टीट्यूट करता है तो उस सूट को हम बोलते हैं प्लेंट। क्या बोलते हैं? बोलो हाँ या ना। प्लेंट। प्लेंट बेसिकली वो सूट है जो इंस्टीट्यूट किया जाता है, ठीक है। अब प्लेंट में 3 चीजें होती हैं, है ना। अगर आप लोगों के पास ये वाली नोट्स नहीं है ना, आप लोग अपने नोट्स ही है ना, जिसके पास ये नोट्स नहीं है अभी पीडीएफ फॉर्म में ही है, तो आप लोग ये छोटी छोटी चीजें यूट्यूब लाइव आप लोग लिख भी सकते हो, ठीक है। तो आप लोग लिख भी सकते हो ये चीज। कमिंग बैक टू दिस, प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए?
प्लेंट में होना चाहिए कॉज ऑफ एक्शन। क्या बोलती है पब्लिक, क्या होना चाहिए? व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन? कॉज ऑफ एक्शन मतलब एग्जैक्टली आप ये सूट क्यों इंस्टीट्यूट कर रहे हो, ऐसा क्या हुआ कि आप ये सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो। इतना क्लियर है? क्या समझ में आया? ऐसा क्या हुआ कि आप ये सूट को इंस्टीट्यूट कर रहे हो। इतना क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं। नाउ दूसरा, इसमें होने चाहिए ग्राउंड्स। ठीक है, ग्राउंड्स मतलब क्या कि आप ये सूट सामने वाले के अगेंस्ट क्यों फाइल कर रहे हो। तो कॉज ऑफ एक्शन में आपने छोटे छोटे फैक्ट्स बता दिए, ग्राउंड्स में आप बता रहे हो कि उसको क्यों स्यू कर रहे हो, मतलब उसने ऐसा क्या किया आप उसको स्यू कर रहे हो, राइट है ना। तीसरा, आप मानते हो इसमें रिलीफ। क्या मानते हो? रिलीफ। रिलीफ वो होता है कि आपने कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कोर्ट, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम कोर्ट, कोर्ट से आप क्या चाहते हो। इतना क्लियर है क्या? तो बताओ कितनी चीजें आपकी सूट में आएंगी? तीन। तीन मतलब 3। पहला कॉज ऑफ एक्शन, दूसरा ग्राउंड्स और तीसरा रिलीफ। इतना क्लियर है तो बोलो हाँ। परफेक्ट, यहां तक क्लियर है। अब ये जो 3 चीजें हैं ये सूट में आते हैं। सूट मतलब क्या? प्लेंट। ये जो प्लेंट है वो कौन फाइल करता है? प्लेंटिफ। प्लेंट कौन फाइल करता है? प्लेंटिफ। सिंपल एग्जांपल, मेरे और ज्योति, हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया प्रॉपर्टी को लेके। मैं बोल रही प्रॉपर्टी मेरी, ये बोल रही प्रॉपर्टी इसकी, इसकी, उसकी, उसकी, इसकी। हम ऐसे करके बढ़िया लड़ रहे हैं। भले प्रॉपर्टी इमूवेबल है, हम ऐसे तो लड़ नहीं सकते, ठीक है, बट फिर भी हम दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे केस में द पॉइंट हियर इज कि मैंने बोला ज्योति आई विल सी यू इन कोर्ट, आई विल स्यू यू इन कोर्ट। तो आई विल स्यू यू, स्यू यू आए कहां से? सी यू। इट्स अ जोक, हाँ, यहां से नहीं आया है, ये याद करने के लिए है, ठीक है। मतलब ये डिराइव यहां से नहीं हुआ है। मतलब मैं तेरे को देख लेगी कोर्ट में तो मैं तेरे को देख लेगी, मतलब आई विल सी यू इन कोर्ट, आई विल सी यू इन कोर्ट, करेक्ट है। तो टेक्निकली हाउ डू आई स्यू हर इन कोर्ट? आई फाइल अ प्लेन। नाउ इफ आई एम फाइलिंग दैट प्लेन, हु एम आई एम अ प्लेंटिफ। इतना क्लियर है? कोई डाउट समस्या इसमें? एको हो रहा है क्या? चेक करो जरा, एको एको हो रहा है क्या? कितनी बजे तक चलेगी क्लास? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। कहीं तो जा रहे हो तुम आज, बाल वाल कटाए हैं, कपड़े अच्छे पहन के आए हो, हाँ मूवी जा रहे हो? मेरा सही चल रहा है, सब सही तो है यार। अरे मील्स विद मोहित, शायद मेरी आवाज ही ऐसी है, स्पीकर खराब झालं तुम्हाला, तुझं, अरे तुम यार फिर अलग अलग बातें। चलो एनीवे, सुंदर मधुर आवाज चलो एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, भटकना नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो अब रीड करते हैं यहाँ पे। सूट ऑर्डिनरीली क्या है? एक सिविल एक्शन। देखो अब यहाँ पे सूट की बहुत प्यारी डेफिनेशन दी है। सूट इज अ सिविल एक्शन विच इज प्रेजेंटेड इन डुप्लीकेट टू कोर्ट containing concise statement of material facts on which party pleading relies his claim or defense। ठीक है, तो सूट क्या है? एक सूट एक बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो एक पार्टी फाइल करती है कोर्ट में, जिसमें वो कुछ कॉज ऑफ एक्शन देती है और साथ ही साथ रिलीफ मांगती है जो उसको कोर्ट से चाहिए। तो सूट क्या है? सूट एक स्टेटमेंट है। सूट क्या है? स्टेटमेंट या रिटन डॉक्यूमेंट है जो एक पार्टी फाइल करती है। कहां पर? कोर्ट में। पार्टी का फाइल करती है? कोर्ट में, जिसमें वो क्या लिख के देती है? कॉज ऑफ एक्शन, और क्या मांगती है? रिलीफ। इतना क्लियर है? कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? चलो एक छोटी सी एक नई चीज आप लोगों को बताती हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लीडर या प्लीडिंग। हर वो चीज, ये एक मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाके बता रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए चीज। हर वो चीज जो हम कोर्ट में फाइल करता है ना, जैसे आप एक प्लेंट फाइल करते हो, फिर सामने वाला जो डिफेंडेंट है वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा। हर वो चीज जो आप कोर्ट में फाइल करोगे ना, एफिडेविट वगैरह करोगे, उन सबको पता है एक कॉमन नाम से जाना जाता है, वो होता है प्लीडिंग। क्या बोलते हैं हम उसको? प्लीडिंग। अगर मैं केस हार गई, मैं ऊपर अपील फाइल करूंगी, उसको भी क्या बोलते हैं? प्लीडिंग। ये सब चीजों का कॉमन नाम क्या? प्लीडिंग। अब जो प्लीडिंग फाइल करे वो प्लीडर है ना, जो प्लीडिंग फाइल करे वो कौन?
प्लीडर। इतना क्लियर है? बढ़े आगे। वेरी वेल। नाउ ऑलराइट, नाउ ध्यान से सुनना। मेन एसेंशियल्स ऑफ सूट क्या है? दो पार्टीज होनी चाहिए। दो पार्टीज कौन होगी? फटाफट से बता दो। प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। जो सूट फाइल करता है उसे हम बोलते हैं प्लेंटिफ, तो जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जाता है उसे हम बोलते हैं डिफेंडेंट। मैम क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट। ठीक है। दूसरा, कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। एग्जैक्टली झगड़ा हुआ क्या, विषय क्या है, झगड़ा क्या है, फसाद क्या है, बताना पड़ेगा। राइट हम प्रॉपर्टी को लेके लड़ रहे हैं, हम गुड्स को लेके लड़ रहे हैं, हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके लड़ रहे हैं। उससे एक बात याद आती है जो आपको समझना चाहिए कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो मैटर कहा जाता है कोर्ट में। उसको बोलते क्या है? सिविल सूट। उसको बोलते क्या है? सिविल सूट। इतना क्लियर है? बढ़े आगे। ऑलराइट, ना ध्यान से सुनना। ये सब में फाइनल कोर्ट जो होगी वो डिसीजन देगी, उसको हम डिक्री ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है व्हाट इज जजमेंट एंड व्हाट इज डिक्री। ठीक है, ध्यान से सुनना एकदम। पहले अपन बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। ऑनलाइन यूट्यूब लाइव, ऑनलाइन लाइव, आप लोग भी ये साथ साथ में लिख सकते हो मेरे साथ। मॅडम तुम्ही इन इतके छान का आहात की मला सर्व काही चांगले समजते। तुम्ही सर्वोत्तम मॅडम आहात। है, थैंक यू तेजस। सर्वोत्तम मतलब, अरे यार तेजस, चल ना आ जाओ। अब पूरा अपन ना बेसिक एकदम प्लेंट का बेसिक सीखेंगे। आ जाओ। पूरा ये वाली जो लाइन है ये आपको दिख रहा है, पूरा एक चेन लंबी सी प्रोसेस, इसमें आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। देखो इट स्टार्ट्स विथ प्लेंट। तो सबसे पहले प्लेंटिफ जो है वो प्लेंट फाइल करेगा। तो प्लेंटिफ ने यहां पर प्लेंट फाइल कर ली। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान से सुनना क्या होगा, है ना। प्लेंटिफ जैसे ही प्लेंट फाइल करता है तो वो कोर्ट में फाइल करता है। अब कोर्ट एक नोटिस भेजती है ऑपोजिट पार्टी को जिसका नाम होता है डिफेंडेंट, और जो ऑपोजिट पार्टी को डिफेंडेंट को जो नोटिस जाता है उसको हम बोलते हैं समन्स। क्या बोलते हैं उसको? समन्स। हम उसको कैसे याद करते हैं? चलो बुलावा आया है, कोर्ट ने बुलाया है। किसे बुलाया है? कोर्ट ने। तो कोर्ट ने बुलाया, दैट इज समन्स। करेक्ट है। तो सबसे पहले प्लेंट फाइल हुई, प्लेंट के बाद समन्स गए किसे? डिफेंडेंट को। इतना क्लियर है? इसके बाद डिफेंडेंट को अब क्या करना है? डिफेंडेंट को अब फाइल करना है अपना रिप्लाई। क्या फाइल करना है? रिप्लाई। उस रिप्लाई को हम बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। क्या बोलता है? रिटन स्टेटमेंट। सो सीधी सी बात है, प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल करी, कोर्ट ने समन्स इशू किया डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट ने अपना रिप्लाई फाइल किया जिसको हम बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट को फाइल करना होता है कितने दिनों में? 30 डेज में। कितने दिन में? 30 डेज। मैम 30 डेज में नहीं कर पाया तो फिर उसको कोर्ट से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि सर मुझे थोड़े से और दिन का टाइम दे दो। अब कोर्ट मैक्सिमम कितने दिन का टाइम देगा? 90 डेज का। तो टोटल आपको कितने दिन मिल गए? 120। तो सीधी सी बात है, डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए कितने दिन मिले? 30 डेज। कितने दिन मिले? 30 डेज। पर वो एक्सटेंड हो सकते और मैक्सिमम 90 डेज। इतना क्लियर है? यस, कोई डाउट है इसमें? पर आप ये समझो कि 90 डेज में डिफेंडेंट को अगर रिटन स्टेटमेंट मतलब 30 दिन के बाद फाइल करना है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे, लेट फीस देनी पड़ेगी। इतना क्लियर है? यस। तो अब अभी तक क्या हुआ? प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल करी कि नहीं करी? करी। ठीक है। उसके बाद समन्स इशू है। समन्स आर नथिंग बट नोटिस ऑफ इन्विटेशन टू कोर्ट। ठीक है, कि क्या कर रहे हो? फ्री हो, कोर्ट आ जाओ, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। डिफेंडेंट को जाएगा, डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा 30 डेज में। 30 डेज में नहीं करा तो 30 डेज के बाद और एक्स्ट्रा 90 डेज मिलेंगे। तो टोटल कितने दिन हो गए? 120 डेज। इतना क्लियर है? समझ में आया सबको? तेजस क्लियर है आपको? यहां तक क्लियर है? नाउ अब रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट ने फाइल कर दिया। अब क्या होगा? आप कोर्ट दोनों को नोटिस भेजेगी। नोटिस को तो हम क्या ही बोलते हैं? समन्स। तो कोर्ट यहां पे समन्स प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों को भेजेगी। इतना क्लियर है? यस, हो गया। अब दोनों पार्टीज कोर्ट में आएंगी।
ठीक है। अब दोनों पार्टीज का होगा एग्जामिनेशन, क्या होगा यहां पर, एग्जामिनेशन और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। आपको एक मस्त बात बताऊं, अभी भी केस रजिस्टर नहीं हुआ है, यहां पर क्या लिखा, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज एंड फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। यहां पर पता चलेगा कि एक्चुअली केस क्या है और क्या एक्चुअली ये केस को रजिस्टर करना चाहिए या नहीं। कोर्ट दोनों की बात सुनेगी और फिर कोर्ट को सही लगेगा तो कोर्ट अभी केस को रजिस्टर करेगी, ठीक है। तो क्या क्या हो गया बताओ, प्लेन फाइल हुई, समन्स इशू है किसे, डिफेंडेंट को, उसके बाद क्या हुआ, रिटन स्टेटमेंट फाइल किया डिफेंडेंट ने, कितने दिन में, 30 डेज, नहीं किया तो 90 डेज का एक्सटेंशन। उसके बाद समन्स इशू हुआ दोनों पार्टीज को, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट को, हो गया। अब दोनों आए कोर्ट में, उस दिन कोर्ट ने दोनों का केस सुना और क्या किया, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज एंड फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। इतना क्लियर है। अब अपनी हियरिंग शुरू होगी, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, प्लेंटिफ डिफेंडेंट मर गए, बच्चे आए, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, वो मर गए, बच्चे आए, चलती रहेगी, ठीक है। तो हियरिंग चलती रहती है, समझ आया। अगले जन्म मोहे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ना कीजो, समझ में आया सबको, राइट। हाँ, एक सीरियल आता था पहले, अगले जो जन्म मोहे बिटिया ही दीजो कीजो, कुछ तो नाम था उसका, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या बोलेगा वो, प्लेंटिफ डिफेंडेंट, अगले जन्म मोहे प्लेंटिफ डिफेंडेंट ना कीजो, मुझे अगले जन्म में प्लेंटिफ डिफेंडेंट मत बनाना, राइट ना। ये हियरिंग चल रही है, हाँ। उसके बाद होगा फाइनल आर्ग्यूमेंट। इस दिन आखिरी आर्ग्यूमेंट दोनों पार्टीज सुनाएंगे। ये वो आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, एक आखिरी आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें वो कोई हीरो एक इमोशनल सा कुछ बता देता है, 1 घंटे का डायलॉग होता है उसका इमोशनल, उसमें जज भी आंसू आंसू पोंछ लेता है एकदम चश्मा उतार के, फिर उसके जज भी सेंटी हो जाता है, फिर वो बोलते हैं कोर्ट इस नतीजे पहुंचते है कि वो गलत है सही, ऐसा। तो वो होता है फाइनल आर्ग्यूमेंट। फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद आप कोई एविडेंस नहीं दे सकते, फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद आप कोई एविडेंस नहीं दे सकते। इतना क्लियर है, बस। फाइनल आर्ग्यूमेंट के 30 डेज के बाद आएगा जजमेंट और उसके 15 डेज के बाद आएगी डिक्री। क्या बोला मैंने, फाइनल आर्ग्यूमेंट के 30 डेज बाद आएगा जजमेंट और उसके बाद आएगा 15 दिन बाद डिक्री। इतना क्लियर है। अब पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज जजमेंट एंड व्हाट इज डिक्री एंड व्हाई आर दीज टू थिंग्स रिटन सेपरेटली, ठीक है। जजमेंट बेसिकली क्या होता है, जजमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोर्ट नतीजा एग्जैक्टली नहीं सुनाता है, बट जो नतीजा आने वाला है डिक्री में, जो फाइनल डिसीजन आने वाला है डिक्री में, उसके कुछ रीजंस बता देते हैं। तो जजमेंट कंटेन्स ग्राउंड्स फॉर पासिंग द डिक्री। जजमेंट में क्या आता है, ग्राउंड्स फॉर पासिंग द डिक्री। ये किस में आता है, जजमेंट में, करेक्ट है। पर एक्चुअली पार्टीज को क्या राइट्स मिल रहे हैं, कौन जीता कौन हारा, ये किस में मिलता है, डिक्री में। समझ में आया। तो एक्चुअली केस कौन जीत रहा है, किसको क्या राइट्स मिल रहे हैं, मुझे प्रॉपर्टी मिल रही है, इसको माफी मिल रही है, क्या मिल रहा है, वो सब किस में आएगा, डिक्री में आएगा। पर ग्राउंड्स, रीजंस क्या होंगे डिक्री पास करने के, वो पहले ही कोर्ट बता देती है किसमें, जजमेंट में। इतना क्लियर है, पहले बोलो हाँ, यस। उसके बाद नेक्स्ट सुनना ध्यान से, एक तो ये खत्म हो गया, दूसरा पहले क्या आ रहा है, जजमेंट। तो ये हमेशा लिखना डिफरेंस में है कि जजमेंट पहले आता है, डिक्री बाद में आता है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये पहले आता है, ये बाद में आता है ना। दूसरी चीज, जजमेंट जो है वो नॉन अपीलेबल होता है। मतलब अगर मैं आगे जाके अपील फाइल करने जाऊंगी ना, ठीक है, तो मैं जजमेंट के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं करूंगी, मैं किसके अगेंस्ट करूंगी, डिक्री के अगेंस्ट। तो मैं ये बोल सकती हूं व्हाट इज अपीलेबल, डिक्री। समझ में आया सबको, जजमेंट इज नॉट अपीलेबल। मतलब जब मैं अपील फाइल करने जाती हूं ना, तो मैं ये नहीं बोलूंगी सर मैं इस जजमेंट से परेशान हूं, मेरे को जजमेंट पसंद नहीं आया, मैं ये नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी सर मुझे ये डिक्री पसंद नहीं आई। समझ में आया सबको। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन जजमेंट एंड डिक्री। व्हाट ऑल डिफरेंसेस, आपको आ सकता है सवाल, इसको 5 सितारे लगा लो। कितने सितारे, 5 सितारे। मेरा दिल ये पुकारे, तुम लगा लो
सुंदर, स्मार्ट तो हो तुम लोग थोड़े से। तो जजमेंट और डिक्री में डिफरेंस क्या पढ़ा हमने? व्हाट इज जजमेंट? जजमेंट जस्ट कंसिडर्स ग्राउंड्स फॉर पासिंग द डिक्री, ठीक है। बट डिक्री में पार्टीज के राइट्स पता होते हैं, ठीक है। जजमेंट पहले आता है, डिक्री बाद में आती है। अपील किसके अगेंस्ट फाइल होती है? जजमेंट, सॉरी डिक्री। और किसके अगेंस्ट फाइल नहीं होती है? जजमेंट। क्लियर है सबको? यस। अच्छा, डिक्री तो आ गई। डिक्री के बाद एग्जैक्टली मैं जो जीता मुझे मिलना तो चाहिए ना। अगर मैंने प्रॉपर्टी जीती, दिलवाओ। अगर मैंने प्रॉपर्टी जीती, दिलवाओ। अगर मैंने गुड्स जीते, दिलवाओ। मेरे को ऑन पेपर थोड़ी ना जीतना था, क्या देख के खुश हो गए, हो जीत गई। ऐसे ऑन पेपर जीतने से, हाँ कि वो पेपर कोई रख के सो रही हूं, ऐसे तो ना। मुझे प्रॉपर्टी जीती, मुझे चाहिए ना प्रॉपर्टी, करेक्ट है। तो ये सब मैं बोल के बहुत रिग्रेट करती हूँ घर जाके। बट द पॉइंट हियर इज कि मैम आज ही मैंने पुराना वाला रिवीजन लेक्चर देख लिया सीपीसी का। अरे कोई बात नहीं, देखो इंसान तो मैं ही हूं, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। लिटरली इन बेसिक्स की जरूरत थी। नहीं मुझे पता है यार, ये सीपीसी का प्रॉब्लम पता है क्या ना, इवन ऐसा मतलब ऐसा आउटलाउड बोलना नहीं चाहिए, बट मुझे मेरे बेसिक्स भी कभी क्लियर नहीं हो पाए थे वाला आई स्टार्टिंग ऐसा। तो उस समय मैंने ऐसा ठान लिया था कि पहले बेसिक्स क्लियर करूंगी कि एग्जैक्टली इंडियन जुडिशरी चलता कैसे है, वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बिकॉज आधे लोग तो तुम्हें लॉयर ही समझेंगे, ये भी समझ लेना। अगर तुमने लॉ वर्ड यूज करो तुमको लॉयर समझेंगे। तुमको पता होना चाहिए कि इंडियन जुडिशरी चलता कैसे है ना। नाउ कमिंग बैक टू दिस, आ जाओ। आखिरी चीज, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ऑफ कोर्स अब प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। इफ आई वन द प्रॉपर्टी, वन द केस, सो ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। तो डिक्री के बाद एक छोटी सी चीज होती है विच इज नोन एज एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। ये कौन फाइल करेगा? ये ऑफ कोर्स वो बंदा फाइल करेगा जो जीता। अब जीता कौन? ध्यान से सुनना। डिक्री के दिन दो पर्सन बाहर आए, एक जो जीता और एक जो हारा। जो जीता उसे हम बोलते हैं क्या? डिक्री होल्डर, ठीक है। मैम ये प्लेंटिफ डिफेंडेंट कोई भी हो सकता है। जो जीता उसको हम बोलेंगे डिक्री होल्डर, करेक्ट है। और जो हारा उसे हम बोलेंगे जजमेंट डेटर। इतना क्लियर है, राइट है ना। और जो हार के जीता उसे बाजीगर कहते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। डिक्री होल्डर वो जो जीता, जजमेंट डेटर वो हारा। जो जीता डिक्री होल्डर, उसको एक और स्टेप, एक आखिरी स्टेप करना है, इसका नाम है एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। क्या फाइल करना है उसको? एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, करेक्ट है। अब ये जो एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन वो फाइल करेगा, वो किसके अगेंस्ट करेगा? जजमेंट या डिक्री? डिक्री। तो एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन आप बताओ किसके अगेंस्ट फाइल होती है? डिक्री। और किसके अगेंस्ट नहीं होती है? नॉट अप्लाइड फॉर एग्जीक्यूशन। अभी जजमेंट डिक्री में डिफरेंस समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अपील डिक्री के अगेंस्ट फाइल होगी, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन डिक्री के लिए फाइल होगा, जजमेंट के अगेंस्ट फाइल नहीं होगा। पहले आएगा जजमेंट, बाद में आएगा डिक्री। इतना क्लियर है। ग्राउंड्स फॉर पासिंग द डिक्री किस में आएंगे? जजमेंट। पर एक्चुअली पार्टीज के राइट्स के और फाइनल डिसीजन किस में आएगा? डिक्री। डिक्री इज कंसिडर्ड एज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। काइंडली रिमेंबर दीज वर्ड्स, फॉर्मल एक्सप्रेशन। डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। अगर आपको डिक्री को डिफाइन करने आए ना, तो आप कैसे लिखोगे? डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। इतना क्लियर है? बस यही है पूरा प्रोसीजर, खत्म, घर जाओ, बाय बाय। नहीं बाकी समझ में आया? हाँ जी। नहीं चेंज नहीं होती है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। जजमेंट पे क्योंकि जजमेंट में तो फाइनल पता ही नहीं ना डिसीजन क्या है। जजमेंट में तो पता ही नहीं है कि मैं डिक्री होल्डर हूं कि नहीं, डिक्री नहीं पता चल रहा है सारी। मैं बोल रहा हूँ डिक्री इज द फॉर्मल डॉक्यूमेंट, जजमेंट इज लाइक नोट मेकिंग। जजमेंट इज लाइक नोट्स बना ली जज ने कि अच्छा ऐसा 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 केस है, ये इस तरह से चल रहा है। पर फाइनल डिक्री में पता चलेगा कि फॉर्मली क्या है, फाइनल कौन जीता कौन हारा।
किसको क्या क्या राइट्स मिल रहे हैं ये डिक्री में पता चलेगा, ऐसा है ना क्या और कुछ। हाँ चलो फाइल एक आखिरी बार करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे अपन सीधे। सबसे पहले क्या फाइल होता है, प्लेन फाइल हुई, किसे फाइल करी, प्लेंटिफ ने। फिर कोर्ट ने क्या किया, समन्स इशू किया, किसे किया, डिफेंडेंट को। उसके बाद डिफेंडेंट को क्या फाइल करना है, डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट फाइल करना है। कितने दिन में, 30 डेज में। 30 डेज में नहीं कर पाया तो 90 डेज का और एक्सटेंशन मिलेगा, उसमें उसको क्या पे करना पड़ेगा, लेट फीस। अब उसे रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया, अब कोर्ट दोनों को क्या देगी, समन्स, ये प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों को जाएगा। उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, पार्टीज का पूरा एग्जामिनेशन करेगी, इसमें पूरा आधार वेरिफिकेशन भी होता है एंड एट द सेम टाइम पूरा केवाईसी वगैरह होता है, और दोनों का पूरा केस समझती है कि प्लेंटिफ क्या क्या इल्जाम लगा रहा है, डिफेंडेंट अपने बचाव में क्या क्या बता रहा है। फिर अगर कोर्ट को लगता है कि यहां पर केस रजिस्टर होना चाहिए तो कोर्ट यहां पर केस रजिस्टर कर सकती है। अब एक प्रैक्टिकल बात बताती हूँ, ये वो डेट होता है जिसमें कोर्ट बोलती है सुनो ना एक बार थोड़े दिन आर्बिट्रेशन करके आओ। सो दिस इज द डेट जिसमें कोर्ट, ये मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूं कि दिस इज द डेट जिसमें कोर्ट पता है क्या बोलती है कि काम करो थोड़ा आर्बिट्रेशन करके आ जाओ। आर्बिट्रेशन मतलब कि ये जज को पकड़ो, कोर्ट खुद बताती है आर्बिट्रेटर कौन होगा, और एक बार आर्बिट्रेशन के लिए कोशिश तो करो, कोर्ट के बाहर सिलेक्ट करने की कोशिश तो करो, नहीं होगा तो केस रजिस्टर कर देंगे हम। 2-3 महीने का कोर्ट यहां पे इस पड़ाव पे टाइम देती है, इतना क्लियर है। नाउ आफ्टर दैट हियरिंग वो चलेगा, फिर फाइनली फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा, दोनों पार्टीज फाइनल आर्ग्यूमेंट देगी एंड उसके बाद 30 डेज के अंदर जजमेंट से कितने दिन में डिक्री, 15 डेज। मैम अगर 30 और 15 डेज का टाइम लिमिट जज ने फॉलो नहीं किया तो कुछ हो सकता है क्या, कुछ नहीं, जज सिर्फ माफी मांग लेंगे। जज को आप इसमें सूली पे नहीं चढ़ा सकते कि 30 डेज के बाद जजमेंट क्यों दिया। जज सिर्फ रीजंस देंगे कि इस वजह से मैं 30 डेज में जजमेंट नहीं दे पाया, या इस वजह से मैं 15 दिन में डिक्री नहीं दे पाया, बस इसके बाद एग्जीक्यूशन। अब ये जो हियरिंग चल रही थी ना, उसमें एक छोटी सी बीच में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन, ये हम बाद में पढ़ेंगे। इतना क्लियर है, अच्छे से पूरा प्रोसीजर क्लियर है। चलो वेरी वेल। ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते क्या कि जजमेंट इज द पार्ट ऑफ डिक्री, नहीं बोल सकते। Judgment is not a part of the decree. Judgment is separate. Decree is separate. However, decree is a formal expression. Decree ही record होती है, decree ही lower courts follow करती है, decree ही छापी जाती है, decree ही case law बनता है। Case law है ना, decree case law बनती है, judgment case law नहीं बनता। सिविल केस में डिक्री माननीय होती है, हाँ क्रिमिनल केस में डिक्री नहीं आता, क्रिमिनल केस में सिर्फ जजमेंट ही आता है, जजमेंट ऑर्डर वगैरह होता है। इतना क्लियर है क्या, डिक्री इज लाइक योर रिजल्ट्स व्हिच कम ऑन 25 अगस्त। अरे एक नंबर यार। मैम ऐसा बोल सकते हैं क्या जजमेंट का समरी डिक्री है, अरे नहीं ना, क्यों बोलना है तुमको ये सब, ऐसा बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोलना अपने को। नहीं 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 हर्षित, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है बढ़े आगे। ऑल राइट नाउ चलो यस, अब हम आते हैं बेसिक्स में। हाँ जी, अपील के केस में भी ऐसे मतलब नहीं नहीं, अपील में ये सब कुछ भी नहीं होता। अपील में तो सीधे अपील फाइल करी, ठीक है, या तो अपील आते से ही एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है। हाँ, और फिर उसके बाद जो ऑपोजिट पार्टी उसको समझ आ जाता है कि भाई देखो इसने, आपके जो ऑपोजिट पार्टी अपीलेंट है उसने अपील फाइल करी है, और समन्स इश्यू कर देते हैं कि इस डेट पे पहुंच जाना, बस कोई रिटन स्टेटमेंट कुछ भी नहीं। अपील इसलिए 6-8 महीने में खत्म हो जाती है। चलो बढ़े आगे। ऑल राइट नाउ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, लड़ा लड़ी नहीं, मारना नहीं, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एकदम, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। जुरिस्डिक्शन, पहले तो वर्ड समझो जुरिस्डिक्शन होता क्या है। ठीक है, अपन अपनी कॉमन भाषा में इसको जेडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेडी। गलत दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, हम क्या बोलेंगे? जेडी, जुरिस्डिक्शन। ना जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट बहुत सिंपल सी चीज होती है कि कोई भी कोर्ट का काम करने का दायरा कितना होगा, स्कोप ऑफ वर्क, राइट। सीधी सी बात है, अगर पुणे की कोर्ट है अखिलेश तो मुंबई का केस तो नहीं लेगी, दिल्ली की कोर्ट है तो बैंगलोर का केस तो नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? क्योंकि दिल्ली की कोर्ट दिल्ली की केस लेगी। छोड़ो एक और, महाराष्ट्र हाई कोर्ट कर्नाटका की केस तो नहीं लेगी, क्योंकि उनका दायरा क्या है?
Maharashtra. So that is basically the limit, the boundary within which a court is supposed to work. A court is supposed to operate. हम word क्या use करेंगे? Operate. The boundaries within which court operates is known as jurisdiction. इतना क्लियर है? अब कोर्ट का jurisdiction बहुत अलग अलग तरीके से डिसाइड होता है, ठीक है? देखो क्या लिखा है? Jurisdiction means the authority of the court to decide matters that are brought before it for adjudication. ठीक है, ऐसे कौन से मैटर्स जो कोर्ट के सामने एडजुडिकेशन मतलब असेसमेंट के लिए आते हैं, एडजुडिकेशन मतलब असेसमेंट के लिए आते हैं. इतना क्लियर है? ठीक है. अब देखो क्या क्या हो सकता है. पहला सब्जेक्ट मैटर, है ना. सब्जेक्ट मैटर मतलब एग्जैक्टली जिस चीज से रिलेटेड झगड़ा हुआ है, ठीक है. एग्जाम्पल, अगर हमारा प्रॉपर्टी का मैटर है तो हम कौन सी कोर्ट में जाएंगे? अगर हमारा आपस में कुछ बोलचाल हो गई है, मैंने इसको कुछ अपशब्द बोल दिए, मैंने इसको गालियां दे दी फॉर एग्जाम्पल, तो फिर हम कौन सी कोर्ट में जाएंगे? सब्जेक्ट मैटर अलग अलग हो रहा है ना, तो कोर्ट अलग हो जाएगी. अरे यार मैंने चलते फिरते थप्पड़ लगा दिया इसको, तो मैटर को सिविल कोर्ट में जाएगा क्या? नहीं, क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा. समझ में आ रहा है सबको अभी? यस, ठीक है. सो द पॉइंट हियर इज सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे तो आपका कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिसाइड होता है कि एग्जैक्टली हम दोनों के बीच में झगड़ा किस वजह से हुआ है. पहला, इतना क्लियर है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सी केस कोर्ट में जाएगा? सिविल या क्रिमिनल? सिविल में. कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, कहां जाएगा? सिविल कोर्ट में. इतना क्लियर है? बोलो हाँ है ना. नेक्स्ट, प्लेस ऑफ स्यूइंग. सबसे पता है सबसे बड़ा जुरिस्डिक्शन जो होता है वो प्लेस ऑफ स्यूइंग है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है. अब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में क्या कवर होता है कि वो एग्जैक्टली प्रॉपर्टी कहां पर लोकेटेड है, ठीक है. अगर प्रॉपर्टी पुणे में है तो पुणे कोर्ट में जाएगा. अगर प्रॉपर्टी मुंबई में है तो मुंबई कोर्ट में जाएगा. इतना क्लियर है? डन है क्या? ठीक है. तीसरा, जुरिस्डिक्शन ओवर पर्सन्स. ये मैं बता दूं कि इंडियन नेशनल का कोई भी केस कोई सिविल कोर्ट में जा सकता है, ठीक है. तुम इंडियन हो क्या? हाँ, तुम कोई भी कोर्ट में फाइल कर सकते हो. तुम इंडियन हो? हाँ, तुम कोई भी कोर्ट में फाइल कर सकते हो. तुम इंडियन हो? हाँ, तुम भी फाइल कर सकते हो. तुम इंडियन हो? लग तो नहीं रहे हो. साउथ अफ्रीका का है, ठीक है. सो द पॉइंट हियर इज, आप अगर इंडियन नेशनैलिटी के हो तो आप कोई भी सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो. इतना क्लियर है? और आखिरी कौन सा है? पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, मतलब मॉनिटरी. पेक्यूनरी मतलब मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन. तो मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन का अगर बेसिकली मॉनिटरी मतलब कितने अमाउंट तक का केस कौन सी कोर्ट में जाता है. मैं आपको एक चीज बता दूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी मॉनिटरी लिमिट्स नहीं है. तो मैम अगर 500 करोड़ का केस आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं क्या? हाँ. मैम 1000 करोड़ का केस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं क्या? हाँ. मैम 2500 करोड़ का केस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं क्या? हाँ, ठीक है. सो देयर इज नो लिमिट ऑफ मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है. तो बताओ कितने टाइप की जुरिस्डिक्शन है? बताओ. 4. पहला सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल, पर्सन्स एंड पेक्यूनरी. इतना क्लियर है? तो बोलो हाँ. अब यहां पर हम एक बार छोटी सी हायरार्की समझ लेते हैं सिविल कोर्ट्स की, ठीक है. तो सिविल कोर्ट्स में सबसे नीचे होती है स्मॉल कॉज कोर्ट, ठीक है. स्मॉल कॉज कोर्ट आ गई. उसके ऊपर होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 2 होती है. एक होती है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक होती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. कुछ डिफरेंस नहीं है. असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम जजेस बैठते हैं, एडिशनल में ज्यादा जजेस बैठते हैं, ठीक है ना. क्या बताया मैंने? असिस्टेंट में कम जजेस बैठते हैं, ठीक है. कम जजेस का पैनल होता है, मोस्टली एक ही जज का पैनल होता है, उसको पैनल भी नहीं बोलेंगे. और एडिशनल में मल्टीपल जजेस होते हैं. इतना क्लियर है? राइट, ठीक है. बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में बेसिकली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स में असिस्टेंट हो जाती हैं. बस उसके बाद है ही क्या? हाई कोर्ट. हाई कोर्ट तो हर स्टेट का एक है. मैम एक स्टेट में 2 हो सकता है? नहीं, एक स्टेट में 2 नहीं है. वो एक स्टेट में एक ही हाई कोर्ट की मल्टीपल बेंचेस हैं. बेंचेस में बेसिकली क्या होता है? कुछ नहीं है. अगर एक ही जज है
तो वो एक स्मॉल बेंच हो गई। 2 जज है तो उसको डिविजनल बेंच बोल देते हैं। 2 से ज्यादा जैसे मतलब 3 है और ज्यादा है, 5 जजेस है, 6 जजेस है, तो उसको फुल बेंच बोल देते हैं। तो वो है एक ही हाई कोर्ट, बस उसमें बेंचेस बनी हुई हैं जो अलग अलग सिटीज में लोकेटेड हो सकती हैं। इतना क्लियर है? अब हाई कोर्ट के ऊपर तुम्हें भी पता है कौन बैठते हैं? सुप्रीम कोर्ट। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल हायरार्की ऑफ सिविल कोर्ट्स, और इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन सबके पास है, चारों कोर्ट्स के पास है। पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन तीनों के पास है। स्मॉल कॉज कोर्ट में कुछ अमाउंट तक के ही केसेस, कुछ मनी तक के ही केसेस जा सकते हैं। पर्सन वाला ज्यूरिसडिक्शन तो सबके पास ही है, सारी कोर्ट्स के पास, मैंने आपको बताया ही है। और टेरिटोरियल तो लोकेशन के हिसाब से चलता ही है। समझ में आया सबको? कोई डाउट है किसी को इसमें? बढ़े आगे। इसके अलावा 3 और ज्यूरिसडिक्शन होता है। एक होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? जहां पर पहली बार केस फाइल करते हैं ना कोई भी कोर्ट में, जब पहली बार सूट फाइल किया जाता है तो उस कोर्ट को हम क्या बोलते हैं? कोर्ट हैविंग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इतना क्लियर है? मैम स्मॉल कॉज मीन सबऑर्डिनेट कोर्ट। हाँ रचना, स्मॉल कॉज कोर्ट जो होती है वो छोटी छोटी गांव वगैरह में भी होती है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे होती है ना? हाँ जी। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है? जहां पर पहली बार सूट फाइल किया। तो समझ लो मेरा और ज्योति का झगड़ा हो गया, मैंने सूट फाइल कर दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पुणे वाली, तो पुणे कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। तो बेसिकली आप जहां पे भी सूट फाइल कर सकते हो ना, सूट, अपील वपील कुछ नहीं। क्या बोला मैंने? सूट। जहां पर भी आप सूट फाइल कर सकते हो और गाना गा सकते हो, तेनू सूट सूट कर दा, वही ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इतना क्लियर है? अगर ऐसी कोर्ट है जहां पे अपील फाइल कर सकते हो तो वो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है? ऐसी कोर्ट जहां पर अपील फाइल कर सकते हो वो कौन सी हो जाएगी? अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। और आखिरी में ऐसी कोर्ट जहां पर दोनों फाइल कर सकते हो उसके पास कौन सा है? ओरिजिनल एंड अपीलेट। जैसे हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पर मैं ओरिजिनल सूट भी फाइल कर सकती हूँ पर नीचे की कोर्ट से आया हुआ अपील भी फाइल कर सकती हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी है और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है। इतना अच्छे से क्लियर है तो बोलो हाँ। एकदम सारे ज्यूरिसडिक्शन क्लियर हो गए। सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल, पर्सन, पेक्यूनियरी, ओरिजिनल, अपीलेट, ओरिजिनल एंड अपीलेट। बढ़े आगे? परफेक्ट। अब ध्यान से सुनना। ओके अब हम लोग कुछ सेक्शंस पढ़ने वाला है ना? सेक्शंस पे आ जाओ। ठीक है? 9 से लेकर 21। सबसे पहले बहुत छोटा छोटा, बहुत सिंपल है। यूट्यूब लाइव मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप लोग अगर आप लोगों के पास नहीं है ना ये वाले नोट्स, तो आप लोग फोटो खींचते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो। ठीक है? कुछ करना नहीं, स्क्रीनशॉट में पॉज करो वीडियो, स्क्रीनशॉट लो, प्ले करो। मैम इज डूइंग रेसिस्ट कमेंट। ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। और अगर मैंने मेरे कोई भी वर्ड से, मेरे एक्शन से किसी को कुछ भी बुरा लगा हो तो उत्तम क्षमा। ठीक है? चलो एनीवे आ जाओ। सेक्शन 9 पे आते हैं। सबसे पहला है सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या बोलता है? सिविल कोर्ट्स को सारे सूट्स को ट्राई करना चाहिए। ट्राई मतलब ऐसा नहीं ट्राई ट्राई अंटिल यू सक्सीड, वो वाला ट्राई नहीं। यहाँ पे ट्राई मतलब ट्रायल, सुनवाई। ट्राई मतलब ट्रायल मतलब सुनवाई। तो यहाँ पर TRY वाला मतलब ट्रायल, सुनवाई। तो सिविल कोर्ट्स को सारे सूट्स को ट्राई करना चाहिए। इतना क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है? पर एट द सेम टाइम उन्होंने एक बात और बोल दी, सेक्शन 9 को क्लब कर दिया किसके साथ? सेक्शन 15 के साथ। और ये भी बोला मैम क्या कि सिविल कोर्ट में अगर जब बोला गया है कि आपको सारी केसेस की सुनवाई करनी चाहिए, तो हमें यह भी बोला गया है कि हमें सबसे पहले केस लोएस्ट कोर्ट में फाइल करना चाहिए। हाँ जी? हाँ मतलब जहां पर केस फाइल हो जाएगा वो ट्रायल कोर्ट हो जाएगी। यस, जहां पे भी केस फाइल हो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे?
हाँ, ओरिजिनल सूट जहां फाइल होता है, यस। यहां तक क्लियर है? तो हमें जब अगर मैंने आपको अभी जैसे बताया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी के पास भी पेक्यूनरी लिमिट्स नहीं है, मतलब कितनी भी करोड़ों का केस हो मैं कोई भी कोर्ट में फाइल कर सकती हूँ, तो मेरा दिमाग क्या चलेगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी, मैं क्यों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाऊं, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, ये है दिमाग में। बट उन्होंने सेक्शन 15 में ये बोला कि नहीं नहीं, लोएस्ट कोर्ट में जाना है। तो सबसे पहले अगर पेक्यूनरी लिमिट के हिसाब से आपका 2000 करोड़ का केस है, पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है ना जुरिस्डिक्शन, हाँ है, तो वहां जाओ पहले, फिर अपील के थ्रू आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना है तो आप जा सकते हो। इतना क्लियर है? सेक्शन 9 और 15 दोनों क्लियर है। हर केस हर कोर्ट को ट्राई करना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए, पर एट द सेम टाइम सबसे पहला जो सूट है वो कहां फाइल होना चाहिए, लोएस्ट कोर्ट पॉसिबल। ठीक है। दूसरा सेक्शन 10, अब 9, 15 तो हमने साथ में पढ़ लिया, 10 और 11 हम पढ़ने वाले हैं। एकदम ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आता है सवाल, केस स्टडी। क्या आता है इस पे? स्टडी, केस स्टडी ना। सेक्शन 10, सेक्शन 11 ध्यान से सुनना। सेक्शन 10 बात करता है रेस सबजुडाइज, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइज। सेक्शन 11 बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा। एकदम फोकस है ना, एकदम फोकस। ठीक है ना। अर्लियर सूट, सब्सिक्वेंट सूट, एकदम ध्यान से सुनना। आपको स्क्रीन पे दो ऐसा यहां पे डिवीजन दिख रहा है, अर्लियर सूट, सब्सिक्वेंट सूट का। ठीक है। नाउ लेट्स से मेरा और ज्योति का झगड़ा चल रहा है। ठीक है, हाँ ज्योति का ही झगड़ा चल रहा है मेरे से कब से ना। ठीक है, थोड़ा 6 महीने हो गए, मेरा और ज्योति का झगड़ा चल रहा है। ठीक है, और हम लोगों का जो केस है वो ऑलरेडी मुंबई की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चालू है। ठीक है, वो अभी भी चालू है ना। अब मुझे मेरा दिमाग घूमा, ठीक है, मेरे को थोड़ी सी खुजली हुई और मैंने सोचा क्यों ना सिमिलर केस, ऐसे सेम केस मैं पुणे कोर्ट में भी फाइल कर दूं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हुई, एक तो पार्टीज भी हम दोनों ही है, केस भी वैसा ही है, ऑलरेडी कोर्ट में चालू है और पेंडिंग है। उसको हमने नाम दे दिया अर्लियर सूट। क्या नाम दे दिया? अर्लियर सूट। पर मुझे तो चली खुजली, तो मैंने क्या किया, मैंने दूसरी कोर्ट में सिमिलर सूट, करीब करीब सेम सूट फाइल कर दिया, पार्टीज भी हम सेम है, दूसरी जगह में फाइल करने चली गई। इतना क्लियर है? उसको हम क्या नाम दे देंगे? सब्सिक्वेंट सूट। क्या नाम दे देंगे? सब्सिक्वेंट सूट। तो उसमें एक कोर्ट पर, मुझ पे कुछ नहीं है, जज पर, कोर्ट पर एक डॉक्ट्रिन, एक प्रिंसिपल, डॉक्ट्रिन मतलब प्रिंसिपल लगता है, जो ये बोलता है कि आप वो नया सूट, सेकेंड सूट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और अगर करा भी तो आप उस पर स्टे लगा दो। सब्सिक्वेंट सूट अगर एक्सेप्ट कर भी लिया तो आप क्या लगा दो? उस पर स्टे लगा दो। राइट? सो इफ parties, if same parties with directly and substantially same cause, words क्या यूज किया मैंने? Directly and substantially same subject matter, same cause, already earlier suit में filed है और pending है। ठीक है, पेंडिंग है, चालू है वो केस, पेंडिंग है, और फिर आप नेक्स्ट कोर्ट में फाइल करने जा रहे हो, तो दूसरी कोर्ट को बोला गया है कि आप उसको स्टे लगा दोगे। इतना क्लियर है? कोई डाउट है किसी को इसमें? क्या लगा दोगे? स्टे। देखो क्या लिखा है, अर्लियर सूट में सेम पार्टीज, सेम सब्जेक्ट मैटर, डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली सेम, सूट इज पेंडिंग। दिख रहा है सबको? ठीक है। सब्सिक्वेंट सूट में सेम पार्टीज, सेम सब्जेक्ट मैटर, तो सब्सिक्वेंट कोर्ट को क्या करना है? सूट पे स्टे लगाना है। इस डॉक्ट्रिन को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइज, सेक्शन 10। सेक्शन कौन सा हुआ? 10। इतना क्लियर है? यस। अब आता है सेक्शन 11, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा। अरे एकदम सेम है, पूरा सबजुडाइज जैसा ही है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। फिर से एक बार, क्या था, मेरा और ज्योति, हम दोनों का सेम मैटर अर्लियर कोर्ट में फाइल हुआ, अर्लियर सूट फाइल हुआ, और वहां पर वो केस डिसाइड हो गया, मतलब वहां पर केस का क्या आ गया? डिसीजन आ गया। ठीक है, पर हम लोगों को आइडियली अगर मुझे से प्रॉब्लम है, मुझे अपील फाइल करना चाहिए, पर नहीं, मैंने तो नेक्स्ट सूट फाइल कर दिया। सेम मैटर पे सेम पार्टीज, मैंने क्या करा? दूसरा सूट फाइल कर दिया। तो ऐसे केस में
कोर्ट जो है वो सूट को रिजेक्ट कर देगी। कोर्ट क्या कर देगी? सब्सिक्वेंट सूट को रिजेक्ट कर देगी। तो पहले वाले में दूसरे वाले में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है पहले तो नाम का, रेस सब्जुडाइज, रेस जुडिकेटा। दूसरा डिफरेंस है सेक्शन का, सेक्शन 10, सेक्शन 11। तीसरा डिफरेंस है कि पहले वाले में अर्लियर सूट पेंडिंग था, सेक्शन 11 में अर्लियर सूट का डिसीजन आ चुका है, हैज बीन डिसाइडेड। क्या वर्ड यूज करेंगे? हैज बीन डिसाइडेड। इतना क्लियर है? ठीक है। पहले वाले में सब्सिक्वेंट कोर्ट को सब्सिक्वेंट सूट पे स्टे लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? स्टे लगाना चाहिए। बट सेक्शन 11 में सब्सिक्वेंट सूट रिजेक्ट होना चाहिए। इतना क्लियर है? सेक्शन 10 का रीजन क्या है? कि अगर अर्लियर सूट भी चल रहा है, सब्सिक्वेंट सूट भी एक्सेप्ट हो गया और दोनों अलग अलग डिसीजन आ गए तो कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन आ सकते हैं एक ही सब्जेक्ट मैटर पे। ये रीजन है कि इस पे स्टे लग जाता है। सेक्शन 11 में रीजन क्या है कि देयर मस्ट बी एन एंड टू लिटिगेशन, जो क्या बोलता है कि एक बार जो सूट डिसाइड हो गया, अब बार बार आप सूट फाइल करे जा रहे हो। अपील फाइल करो ना, सूट क्यों फाइल कर रहे हो? तो देयर मस्ट बी एन एंड टू लिटिगेशन। दैट इज द रीजन व्हाई डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा एग्जिस्ट। दोनों अच्छे से क्लियर है? कोई डाउट है किसी को इसमें? बोलो हाँ या ना। पक्का है क्या? सेक्शन 11 अच्छे से क्लियर है? 16 पे आएंगे अब सीधे। 15 पढ़ चुके हैं, चलो 16 पे आ जाओ। 16 क्या बोलता है? अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई भी केस है, उसका प्रॉपर्टी का पार्टीशन का केस हो, प्रॉपर्टी का बाइंग सेलिंग का केस हो, प्रॉपर्टी के रेंट वेंट से रिलेटेड कोई भी मूल प्रॉपर्टी का केस है, तो सूट का फाइल होगा जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। सूट का फाइल होगा जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है। सेक्शन 16 बस इतनी सी बात करता है। क्या बात करता है? बोलो ना। इमूल प्रॉपर्टी का केस है तो जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पर ये सूट फाइल किया जाएगा। किस किस का केस होगा? इमूल प्रॉपर्टी के पार्टीशन का केस होगा, उसके बाइंग सेलिंग का केस होगा, उसकी रेंट से रिलेटेड कोई केस होगा, याद आ रहा है सबको? मॉर्गेज का कोई केस होगा। इन सब केसेस में सूट का फाइल होगा जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। बढ़े आगे। सेक्शन 17 पर आएंगे क्या? सेक्शन 17 ही बोलता है कि कभी कभी एक ही इमूवेबल प्रॉपर्टी मल्टीपल कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड होती है। क्या बोला मैंने? एक ही प्रॉपर्टी अलग अलग कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड है। कि भाई एक प्रॉपर्टी लोनावला में है तो पुणे कोर्ट में भी आ रही है, मुंबई कोर्ट में भी आ रही है। समझ में आ रहा है सबको? ऐसे केस में कहां फाइल करेंगे मैम सूट? एनी कोर्ट। इन पेन, सेफ्टी पेन, इन पेन आउट। ओहो, मुंबई। समझ में आया सबको? यस, मुंबई कोर्ट में आप सूट फाइल कर सकते हो, पर आपको दूसरे जुरिस्डिक्शन में मुंबई कोर्ट के चेक करने पड़ेंगे। इतना क्लियर है? अपने तो और भी जुरिस्डिक्शन पड़े ना, वो सब चेक करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? बोलो हाँ। सेक्शन 16 17 क्लियर है अच्छे से? ठीक है। ऑनलाइन लाइव आप लोग फोटो लेते चलो, है ना। सेक्शन 18 पे आएंगे। कभी कभी वो प्रॉपर्टी का जुरिस्डिक्शन क्लियर नहीं होता है, वो इतना वियर्डली लोकेटेड होती है, दूर दराज लोकेटेड होती है, एकदम अनजान जगह पर लोकेटेड होती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि भाई ये कौन सी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आती है। तो कभी कभी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इज अनसर्टन। मतलब इमेजिन करो एक प्रॉपर्टी इतने छोटे से गांव के अंदर 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 लोकेटेड है कि उसकी नियरेस्ट कोर्ट भी 500 किलोमीटर दूर है। समझ में आ रहा है? तो फिर क्या करें मैम? कोई भी कोर्ट में फाइल कर दो, जो जम रहा है उस कोर्ट में फाइल कर दो। समझ में आया? सो इफ द जुरिस्डिक्शन इज अनसर्टन देन सूट कैन बी फाइल्ड इन एनी कोर्ट। डन है क्या? 16 17 18 क्लियर है? 16 भी कौन सी प्रॉपर्टी का? इमूवेबल, जहां लोकेटेड है वहां फाइल कर दो। 17 क्या बोलता है? मल्टीपल कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में कोई भी कोर्ट में फाइल कर दो। 18 क्या बोलता है? जुरिस्डिक्शन अनसर्टन है, कोई भी कोर्ट में फाइल कर दो। 19 अगर केस है मूवेबल प्रॉपर्टी का या कोई कॉज ऑफ एक्शन का। ठीक है, झगड़ा हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। हाँ, अगर ऐसा कोई केस हो गया तो आप कहां फाइल करोगे? आप वहां फाइल करोगे जहां डिफेंडेंट रहता है। कहां फाइल करोगे?
जहां डिफेंडेंट रहता है। तो मैम अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का केस है या फिर कोई ऐसी रैंडम बोलचाल हो गई, झगड़ा हो गया, तो सूट कहां फाइल करेंगे? इमूवेबल तो नहीं है, तो लोकेशन तो मैटर करती नहीं है, कहां फाइल करोगे? जहां डिफेंडेंट रहता है। मैम हमें नहीं पता डिफेंडेंट कहां रहता है, तो आप वहां करो जहां पे डिफेंडेंट काम करता है, वेयर डिफेंडेंट वर्क्स फॉर गेन। क्या बोलेंगे हम? वर्क्स फॉर गेन। इतना क्लियर है? यस। अगर हमें वो भी नहीं पता तो फिर आप वहां फाइल कर सकते हो जहां प्लेंटिफ रहता है, जहां प्लेंटिफ। तो सेक्शन 19 बहुत सिंपल सी बात करता है, पहले वहां फाइल करो जहां डिफेंडेंट रहता है, डिफेंडेंट का नहीं पता तो वहां फाइल करो जहां वो काम करता है, वो भी नहीं पता, फिर आप फाइल कर सकते हो कहां पर? जहां पर प्लेंटिफ रहता है। इतना क्लियर है? सेक्शन 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19 अच्छे से क्लियर है? कोई डाउट, समस्या, आपत्ति इसमें किसी को भी? बड़े आगे। बड़े के आगे चलो परफेक्ट। अब ध्यान से सुनना, अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस बहुत सिंपल है, ठीक है मैम। प्रॉपर्टी अगर दो कोड के एग्जैक्ट सेंटर में आती है तो सेक्शन 18 अप्लाई होगा। हाँ होगा 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 होगा। मतलब कॉल मी टुमारो एट 9:30 AM, है ना, सुबह 9:30 बजे कॉल करो, ठीक है। और क्या बोल रही थी मैं? सेक्शन 18 में नियरेस्ट कोर्ट ना, हाँ मतलब नहीं मतलब कोई भी कोर्ट में फाइल कर सकते हो किशोर, ठीक, कोई भी कोर्ट में। सेक्शन 18 में ऑनलाइन सूट फाइल करेगा फिर नहीं, कोई भी कोर्ट में जो आपको जम रही है आप उसमें फाइल कर सकते हो, ठीक है ना। बड़े आगे, बड़े के आगे ना। अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस एकदम ध्यान से सुनना। अपीयरेंस नॉन अपीयरेंस क्या बोलता है? फोकस एकदम। कोर्ट ने समन्स इश्यू किया दोनों पार्टीज को, प्लेंटिफ आया पर डिफेंडेंट नहीं आया, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट को आ जाएगा गुस्सा और कोर्ट पास करेगी एक डिक्री, उसका नाम है एक्स पार्टे डिक्री, एक तरफा डिक्री, प्यार नहीं डिक्री, एकदम बिगड़े हुए बच्चे। चलो तो प्लेंटिफ आया मतलब अपीयर किया, ठीक है। तो कोर्ट ने समन्स इशू किए, कोर्ट ने दोनों को बुलाया, समन्स इशू किए, प्लेंटिफ अपीयर्ड, ठीक है। हम आप ये मत बोलो प्लेंटिफ केम टू कोर्ट बट डिफेंडेंट डिड नॉट कम टू कोर्ट, ये नहीं। प्लेंटिफ अपीयर्ड बट डिफेंडेंट डिड नॉट अपीयर, तो उस केस में हम क्या करेंगे? एक्स पार्टे डिक्री ना। प्लेंटिफ नहीं आया पर डिफेंडेंट आ गया, देख रहे हो विनोद? डेडिकेशन ऑफ डिफेंडेंट, गुस्सा देखो उसको, गुस्सा ही आ गया, ठीक ना। सुनो, ऐसे केस में दो सिचुएशन बनेगी, है ना अपूर्वा? ऐसे केस में दो सिचुएशन बनेगी। सिचुएशन नंबर 1, डिफेंडेंट ने सारे एलिगेशंस को डिनाई करा। कहां किया डिनाई? अपने रिटन स्टेटमेंट में। डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट तो फाइल किया था और वहां पर उसने सारे एलिगेशंस को डिनाई किया, तो कोर्ट बोलेगी अरे बेचारा ये एलिगेशन मान रहा नहीं अपने रिटन स्टेटमेंट में, पर अपीयर तो किया। प्लेंटिफ तो इतना नालायक, अपीयर भी नहीं किया, चलो प्लेंटिफ को सजा दे देते हैं। प्लेंटिफ की सजा क्या है? डिसमिस ऑफ सूट। प्लेंटिफ की सजा ही है कि उसका सूट डिसमिस हो जाए। इतना क्लियर है, राइट? पर अगर डिफेंडेंट ने एक भी एलिगेशन एडमिट कर लिया, क्या बोला मैंने? डिफेंडेंट ने, राइट, एलिगेशन एडमिट इवन 1, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? सूट के साथ प्रोसीड करेगी। कोर्ट क्या करेगी? सूट के साथ प्रोसीड करेगी। इतना क्लियर है? बोलो हाँ, ठीक है। तो अब बताओ, प्लेंटिफ आया पर डिफेंडेंट नहीं आया, प्लेंटिफ अपीयर्ड बट डिफेंडेंट डिड नॉट अपीयर, एक्स पार्टे डिक्री, ठीक है, मतलब प्लेंटिफ की फेवर में डिक्री आ जाएगी। प्लेंटिफ डिड नॉट अपीयर बट डिफेंडेंट अपीयर्ड, तो उस केस में दो सिचुएशन बनेगी। डिफेंडेंट ने सारे एलिगेशंस डिनाई कर दिए अपने रिटन स्टेटमेंट में, डिसमिस द सूट, पर डिफेंडेंट ने एक भी एलिगेशन जो प्लेंटिफ ने अपने प्लेन में लगाया था ना, उसे एक भी एलिगेशन एडमिट कर लिया, तो कोर्ट में प्रोसीड। और अगर दोनों ही नहीं आए तो डिसमिस, फिर तो होना ही है। जज बेचारा अकेला आके से बैठा हुआ है, देख रहा है, खाली है, तो मजा नहीं आएगा ना, तो डिसमिस। इतना क्लियर है? बढ़े आगे।
यस डन है क्या? फोटो लेना हो आप लोगों को तो आप लोग फोटो ले सकते हो, अपन ने तो लिखा हुआ ये है ना। यूट्यूब लाइव आप लोगों को फोटो लेना हो तो ले लो। बाकी यूट्यूब लाइव सब मजे में एकदम। शट अप, शट अप, शट अप, शट अप। यूट्यूब लाइव वाली जनता कुठे तुम्ही? सही बोला ना मैंने? कुठे कहाँ हो तुम लोग? कुठे आहात? आहात तुम्ही? क्यों आहे क्यों नहीं? आहे कुछ होता ही नहीं है। आहे मतलब सिंगल के लिए। हाँ ओ हो आम्ही इथेच आहोत मैम। सेम टू यू मैम। ये पैसों से रिलेटेड सूट्स कमर्शियल कोच में जाएंगे ना? हाँ 2015 के बाद से कमर्शियल कोच में जाने लग गए। बट वो होते सिविल कोच ही हैं ऐसा। बढ़े आगे। यस नाउ एक्स पार्टी डिक्री आया तो सही, आया एक्स पार्टी डिक्री है ना। अब डिफेंडेंट को आ गया गुस्सा, बोलो उर्वी और मैं इस वजह से नहीं पहुंच पाया कोर्ट, तो कोर्ट ने तो मेरे अगेंस्ट डिक्री सुना दी। कोर्ट ने तो मेरे बिना ही डिक्री, एक्स पार्टी डिक्री है क्या? डिफेंडेंट के बिना प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री सुना दी, वो एक्स पार्टी डिक्री। क्या समझ में आया? अपील क्या फाइल कर सकता है? हाँ अपील जो होती है वो अपील इन कोर्ट में फाइल होती है। ये ध्यान रखना, अपील हमेशा, अपील की खास बात ये है कि हमेशा अपील इन कोर्ट में फाइल होती है। अपील इन कोर्ट के पास अपील इन जुरिस्डिक्शन होता है कि नहीं? राइट। दूसरा उसके पास एक और रेमेडी है, वो एक रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। किसकी? रिव्यू। रिव्यू की खास बात यह है कि रिव्यू की एप्लीकेशन सेम ही कोर्ट में फाइल होती है। करेक्ट है। तो अपील फाइल करना है अपील इन कोर्ट में जाओ, रिव्यू फाइल करना है सेमी कोर्ट को बोलो कि सर आप अपने डिसीजन को रिव्यू कर लीजिए। ठीक है। तीसरा वो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है जिसमें वो स्ट्रॉन्ग रीजंस के साथ आएगा और बोलेगा क्या बोले थे मैं? हाँ वो बोलेगा कि सर मैं इन वजह से नहीं आ पाया, इसीलिए आप अपनी एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड कर दीजिए। सो तीसरी एप्लीकेशन किसकी फाइल होगी? एप्लीकेशन टू सेट असाइड। और चौथा वो एक और चीज कर सकता है, वो एक नया सूट भी फाइल कर सकता है जिसमें बोलेगा कि सर मुझे प्लेंटिफ ने धोखे से रिटन स्टेटमेंट फाइल करने से रोका, मेरे साथ प्लेंटिफ ने धोखा किया, मैं इस वजह से रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाया, तो वो एक दूसरा सूट भी फाइल कर सकता है। इतना क्लियर है? तो उसके पास 4 रेमेडी है, वो कोई भी एक रेमेडी अडॉप्ट कर सकता है, कोई भी एक रेमेडी यूज कर सकता है। या तो वो क्या फाइल कर सकता है? अपील। अपील का फाइल होती है अपील इन कोर्ट में। या फिर वो फाइल कर सकता है रिव्यू। रिव्यू का फाइल होता है सेम कोर्ट में। या फिर वो फाइल कर सकता है एप्लीकेशन टू सेट असाइड, वो भी कब फाइल होगा? सेम ही कोर्ट में। या फिर वो फाइल कर सकता है एक सब्सिक्वेंट सूट, एक नया सूट जिसमें बताएगा कि प्लेंटिफ ने उसके साथ फ्रॉड किया। इतना क्लियर है? नहीं रचना, हमेशा रिव्यू सेम ही कोर्ट में फाइल होता है, सेम ही जज को फाइल किया जाता है। इतना क्लियर है क्या? बढ़े आगे। चलो ऑल राइट, ये हम पूरा पढ़ चुके हैं। 15 पढ़ चुके हैं, 10 पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं, 16 पूरा पढ़ लिया, ये सब कुछ पढ़ लिया हमने, है ना? हाँ अभी आपने बोला कि एक ही सब्जेक्ट मतलब यहां पर मैं ये बोल रही हूं कि वही सब्जेक्ट मैटर में मैंने अपीयर नहीं किया क्योंकि प्लेंटिफ ने मेरे साथ फ्रॉड किया, तो अब सब्जेक्ट मैटर थोड़ा बदल गया। अब सब्जेक्ट मैटर बन गया कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया। ऐसा कुछ फ्रॉड कैसा? किसी फोन करके बोला कि रिटन स्टेटमेंट आज नहीं 2 महीने बाद फाइल करना है, या फिर ओ मैंने तो केस वापस ले लिया। तो यहां पर प्लेंटिफ ने झूठ बोला डिफेंडेंट को, उस चक्कर में डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, उस चक्कर में कोर्ट ने एक्स पार्टी डिक्री सुना दी, राइट? पर यहां पर फ्रॉड किसने किया? प्लेंटिफ ने किया। ऐसा तो उस केस में आप सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकते हो। इतना क्लियर है तो बोलो हाँ। कोर्ट का एड्रेस गलत बता दिया, कोर्ट चेंज कर दिया, बोला नहीं इस कोर्ट में नहीं फाइल करना, उस कोर्ट में फाइल करना है,
मैं गई अकेले उस कोर्ट में फाइल करने, पता चला गलत है, प्लेंटिफ ने फ्रॉड किया, ऐसा। बढ़े आगे, ऑल राइट, चलो नेक्स्ट पे आएंगे। अब ध्यान से सुनना, प्लेंटिफ प्लेंट तो फाइल करता है, ये बात तो आपको पता ही है। प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है, ये बात तो आपको पता है, करेक्ट है। अब डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है, ठीक है। डिफेंडेंट का काम ही क्या है, उसको देखो, मंद मंद मुस्कुरा रहा है मैसेज पढ़ के। सुनो, प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में एलिगेशंस लगाए, इल्जाम लगाए। डिफेंडेंट अब अपना बचाव करेगा ना, उस बचाव को हम बोलते हैं डिफेंस। क्या बोलते हैं हम उसको? डिफेंस, ठीक है। वैसे बहुत तरह के डिफेंसेस होता है, आपको दो ही टाइप के डिफेंसेस है, जिसका नाम है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। क्या नाम है? सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। इतना क्लियर है, ठीक है। यूट्यूब लाइव आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलो। सेट ऑफ, ध्यान से सुनना, सेट ऑफ बेसिकली क्या होता है, जब भी प्लेंटिफ ने जो भी केस में अमाउंट मांगा, प्लेंटिफ भी तो कुछ रिलीफ मांग रहे हैं, हाँ? डिफेंडेंट ने भी प्लेंटिफ से सामने के सामने क्या मांग लिया? रिलीफ। डिफेंडेंट ने भी बोला, एक एग्जांपल सुनना ध्यान से, आपको शाहरुख खान वाला एग्जांपल याद है? हाँ, ठीक है, सुनना एकदम ध्यान से सुनना। सुनो 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 सुनो, अपन वो एग्जांपल एक बार वापस करते हैं। एसके एसआरके शाहरुख खान, एसके समय कटारिया, वेरी गुड। नाउ शाहरुख खान से मैं घर खरीद रही हूं, तो शाहरुख खान हो गया कौन? सेलर, एसके हो गई बायर, ठीक है। नाउ एसआरके, हाँ राइट, तो सुनना ध्यान से, फोकस। SRK is the seller, he is selling the entire property to me, ठीक है। I am the buyer, है ना। शाहरुख खान ने बोला 1 करोड़ रुपए आपको कंसिडरेशन पे करना है, मैंने पे करने से मना कर दिया, शाहरुख खान ने मुझे स्यू कर दिया, तो शाहरुख खान बना प्लेंटिफ, मैं बन गई डिफेंडेंट। मैं डिफेंडेंट क्यों बन गई? क्योंकि मैंने क्या पे नहीं किया? कंसिडरेशन पे नहीं किया। इतना क्लियर है? यस। अब शाहरुख खान ने तो प्लेंट में बोल दिया उसको 1 करोड़ रुपए चाहिए। जब मैंने अपना रिटन स्टेटमेंट बनाने गई तो मैंने बोला शाहरुख खान को कि वो सर सुनो, रिटन स्टेटमेंट बोला मैंने रिटन स्टेटमेंट में कि मैं 90 लाख दूंगी। कितने दूंगी? 90 लाख तो दूंगी, पर 10 लाख नहीं दूंगी, क्योंकि वो मुझे शाहरुख खान से लेने निकल रहा है। तो इसलिए सेट ऑफ कर लो ना, सेटलमेंट। समझ में आ गया? राइट। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें मैंने बोला मैं 90 लाख तो दूंगी, 10 लाख नहीं दूंगी, क्योंकि वो मुझे शाहरुख खान से लेने हैं। राइट। क्यों लेने हैं? क्योंकि वो कुछ पेंटिंग का, इंटीरियर का काम करा के देने वाले थे, वो उन्होंने इस घर में नहीं करा के दिया, और वो मुझे अपनी जेब से 10 लाख रुपए पे करने पड़े, इसीलिए मैं 10 लाख रुपए मुझे वो खर्चा करना पड़ा विच ही वाज सपोज्ड टू इनकर। समझ में आया? वो खर्चा 10 लाख रुपए का जो उन्हें करना था वो मैं नहीं किया अपनी जेब से, तो मुझे शाहरुख से 10 लाख लेने हैं। तो अब ये कौन करेगा कि पहले मैं उसको 1 करोड़ रुपए दूं, फिर वो मुझे 10 लाख देंगे? ये कौन करेगा? तो सेटलमेंट कर लेते ना, सीधे सीधे 90 लाख रुपए पे कर दूंगी। समझ में आया सबको अभी? यस। तो सेट ऑफ में टेक्निकली वो प्लेंटिफ तो पैसा मांगता है, बट सेट ऑफ में एज ए डिफेंडेंट आप खुद भी कुछ पैसा मांगते हो, जो सेम ट्रांजैक्शन से अराइज हो रहा है। कहां से? सेम ट्रांजैक्शन से। शाहरुख खान ने इसी घर के मुझसे 1 करोड़ मांगे, और मैंने इसी घर के 10 लाख शाहरुख खान से मांगे, जो पेंटिंग का खर्चा मुझे अपनी जेब से देना पड़ा। इतना क्लियर है? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ। इतना क्लियर है? तो देखो सेट ऑफ में क्या लिखा है, एक अमाउंट क्लेम कर रहे हैं, जो अमाउंट असर्टेनेबल है। असर्टेनेबल मतलब अमाउंट सर्टेन है, अमाउंट पता है कितना है, और उसी ट्रांजैक्शन में से आना चाहिए। ऐसे नहीं कोई पुरानी डील का मुझे 10 लाख लेना है, उसी ट्रांजैक्शन में से मुझे भी 10 लाख लेना है, जिसके लिए शाहरुख खान ने मुझे 1 करोड़ का अमाउंट के लिए स्यू किया है। समझ में आया? तो वो होता है सेट ऑफ। अब सेट ऑफ भी 2 टाइप का होता है, लीगल, इक्विटेबल। अगर अमाउंट सर्टेन है ना, अमाउंट पता है ना क्या है, तो वो लीगल सेट ऑफ है। अमाउंट असर्टेनेबल है, अमाउंट पता है कि मुझे
किसके लिए, किसको पता है? डिफेंडेंट को। अपन अभी डिफेंस पढ़ रहे हैं ना, डिफेंडेंट को पता है कि उसे कितना लेना है प्लेंटिफ से, 10 लाख रुपए, ये हो गया लीगल सेट ऑफ। पर अगर डिफेंडेंट को सेम ट्रांजैक्शन में से पैसा तो लेना है, पर उसको अमाउंट नहीं पता है, क्लियर नहीं पता है कि उसका कितना खर्चा, उसको कितने लेने हैं प्लेंटिफ से, तो फिर वो इक्विटेबल सेट ऑफ हो जाता है। सेम ट्रांजैक्शन से पर अमाउंट कंफर्म नहीं है, इक्विटेबल। सेम ट्रांजैक्शन से अमाउंट कंफर्म है, लीगल सेट ऑफ। इतना क्लियर है क्या? असर्टनेबल मतलब सर्टन, सर्टन पता, कंफर्म। असर्टन वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है सर्टन, श्योर, कंफर्म। यहाँ पे हमने देखा कि लीगल में पता है, इक्विटेबल में नहीं पता, तो ये फीचर है असर्टेन इन नेचर, तो ये क्या है? इधर दोनों बात हो रही है, अनसर्टेन भी और असर्टेन भी। ऊपर है कि असर्टेन, नहीं नहीं, ये तो ये एक्चुअली दोनों ही हो गया ना, इसमें दोनों ही हो गया ना। हाँ, समझ में आया सबको? अभी कोई डाउट है किसी को इसमें? यस मानसी, आप एक बार अकेडमी के नंबर पे कॉल करो ना, मानसी, है ना। नाउ काउंटर क्लेम की बात करते हैं। अगर मैंने शाहरुख खान को बोला शाहरुख खान 10 लाख रुपए नहीं दूंगी, रिटन स्टेटमेंट में लिखा 90 लाख तो दूंगी, 10 लाख रुपए नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? क्योंकि आज से 5 साल पहले शाहरुख खान ने मुझसे 10 लाख रुपए लिए थे जो अभी तक लौटाए नहीं है। क्या समझ में आया? आज से 5 साल पहले शाहरुख खान ने मुझसे 10 लाख रुपए लिए थे जो आज तक लौटाए नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है मैम? इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि the amount that I am claiming is arising out of a different transaction. इस ट्रांजैक्शन से मैं वो 10 लाख नहीं मांग रही हूं जो सेट ऑफ में मांग रही थी। अब मैं पुराना लोन का पैसा यहां पे निकलवाने की एज ए डिफेंडेंट कोशिश कर रही हूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम का प्रॉब्लम यह है, कोर्ट बहुत बार काउंटर क्लेम अलाउ नहीं करती है, क्योंकि कोर्ट बोलती है वो वाला केस का जुरिस्डिक्शन मेरी कोर्ट के पास थोड़ा है, वो दूसरी कोर्ट में फाइल करो, या फिर उसमें अमाउंट बहुत ज्यादा है, मैं उतना अमाउंट का केस नहीं ले सकता, तो या तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कोर्ट के पास नहीं है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, कितने जुरिस्डिक्शन होते हैं ना। कोई भी अगर कोर्ट के पास उस केस का नहीं हुआ ना, पुराने केस का, तो कोर्ट यहां पर वो काउंटर क्लेम एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो श्योर शॉर्ट डिफेंस कौन सा है जो कोर्ट अलाउ डिफेंडेंट का कर ही देती है? लीगल सेट ऑफ। ठीक है, इक्विटेबल भी अलाउ कर देती है, काउंटर क्लेम इतना इजीली अलाउ नहीं करती क्योंकि वो दूसरे ट्रांजैक्शन से आ रहा है। इतना क्लियर है? दीज आर द डिफेंसेस दैट आर यूज्ड बाय डिफेंडेंट। आई होप आई एम क्लियर, आई होप दीज डिफरेंसेस आर क्लियर। सेट ऑफ काउंटर क्लेम में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो सेट ऑफ में the defense is arising out of same transaction and यहाँ पर the amount of defense is arising out of counter claim में different transaction, ठीक है। set off is generally allowed by court, counter claim is not allowed by courts if jurisdiction is different। इतना क्लियर है? कोई डाउट है किसी को इसमें? डन है क्या? बढ़े आगे। ऑल राइट, SK SRK, अरे हर्षद लव यू टू मैम। हाँ, और क्या है? तन्वी, यस। बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलो परफेक्ट। चलो सेट ऑफ काउंटर क्लेम अच्छे से हो गया है ना, राइट। देखो सेट ऑफ के लिए क्या बोला है? सूट मस्ट बी फॉर रिकवरी ऑफ मनी, अमाउंट मस्ट बी असर्टेन्ड, वो प्लेंटिफ से ही रिकवरेबल होने चाहिए, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी होना चाहिए। आप ये भी देखो, ऐसा भी तो हो सकता है सेट ऑफ में सेम ट्रांजैक्शन से मैंने 25 करोड़ मांग लिए शाहरुख खान से, और उतना पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ही कोर्ट के पास नहीं है, तो उन्होंने 2-3 चीजें कंडीशन सेट ऑफ के लिए बोल दी। क्या क्या बोली? एक तो सेट ऑफ में आप पैसा ही मांग सकते हो, काइंड में कुछ नहीं मांग सकते। क्या बोला? पैसा ही मांग सकते हो, काइंड में नहीं मांग सकते कि प्रॉपर्टी दे दो, फल दे दो, समझ में आया? फूल दे दो, काइंड में नहीं, ओनली मनी, ठीक है। दूसरा, हाँ प्यार भी नहीं, ठीक है। दूसरा, सम ऑफ मनी
असर्टेनेबल होनी चाहिए, पता की जा सकती हो। तीसरा, प्लेंटिफ से रिकवरेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकती मैं कि वो प्लेंटिफ को बोलो कि तुम्हारे कोई दोस्त से मुझे पैसा लेना है तो मैं यहां पे रिकवर कर रही हूं, नहीं, प्लेंटिफ से वो पैसा रिकवरेबल होना चाहिए। और कोर्ट के पास जो अमाउंट एज एसके मैं एसआरके से मांग रही थी, कोर्ट के पास उसका पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी होना चाहिए। इतना क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना, डन है क्या? चलो, काउंटर क्लेम सेट ऑफ हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, बढ़े आगे, इंजंक्शन पे आएंगे। चलो देखो, बहुत सिंपल है, एकदम ध्यान से सुनना। याद है आपको वो दिन जब मैंने आपको बोला था इंजंक्शन थोड़ा बाद में बताऊंगी, इंटरलॉकेटरी ऑर्डर थोड़ा बाद में बताऊंगी, बस अभी 15 मिनट पहले मैंने आपको बोला था कि इंजंक्शन मैं बाद में बताऊंगी। सो बेसिकली क्या होता है, हियरिंग चल रही है, अब बीच में ना कुछ ऐसे छोटे मोटे मैटर्स होते हैं जो हमें सेटल करने होते हैं। छोटे मोटे मैटर्स कैसे होते हैं, ध्यान से सुनना। डिफेंडेंट मुझे धमकी दे रहा है कि वो मुझे या मेरी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाएगा, ठीक है, या फिर मुझे डर लग रहा है कि जो गुड्स या प्रॉपर्टी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं डिफेंडेंट उसको बेच देगा, ठीक है, या फिर मुझे डर है कि डिफेंडेंट बेच चुका है, मुझे श्योर करना है कि अभी भी उसके पास वो है ना, करेक्ट है, या फिर मुझे डर लग रहा है कि जो गुड्स के लिए हम लड़ रहे हैं वो गुड्स खराब हो चुके हैं, तो एक बार थोड़े से सैंपल्स लेने हैं। समझ में आ रहा है सबको, राइट? तो इन ऑल दीज केसेस आप ये देखो कि या तो मुझे सैंपल्स लेने हैं या फिर मुझे किसी पर्सन को वहां पर भिजवा कर इंस्पेक्शन करवाना है, या फिर डिफेंडेंट मुझे धमकी दे रहा है तो डिफेंडेंट पे एक तरह का स्टे लगवाना है कि वो मेरे एरिया के आसपास ना घूमे, या फिर जो प्रॉपर्टी वो बेच सकता है तो प्रॉपर्टी पे स्टे लगवाना है। ये सब चीजों को के लिए मैं एक छोटी सी, बीच में हियरिंग चल रही है, मैं बीच में एक एप्लीकेशन फाइल करूंगी। उस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन। क्या हम बोलते हैं उसको? करेक्ट। अब ये जो इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन है, हाँ, ये जो इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन है वो सूट शुरू होने से पहले भी फाइल कर सकते हो, सूट शुरू होने के बाद भी फाइल कर सकते हो, पर फाइनल जजमेंट के पहले ही फाइल कर सकते हो। जजमेंट के बाद आप इसको फाइल नहीं कर सकते। इतना क्लियर है? इंटरलॉक्यूटरी इज नथिंग बट इंटरिम, ठीक है, इंटरिम, बीच का, राइट? अब इस एप्लीकेशन पे जो ऑर्डर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। इतना क्लियर है? बहुत बच्चों को लगता है मैम मतलब इंजंक्शन ना, इंजंक्शन मतलब स्टे लगाना। इंजंक्शन इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप बहुत सारे अलग अलग ऑर्डर्स ले सकते हो, इंस्पेक्शन का, प्रॉपर्टी के इंस्पेक्शन का, सैंपल्स कलेक्ट करने का, एक वसूली भाई रिसीवर अपॉइंट करवाने का, इंजंक्शन लगवाने का, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल है, मनी डिपॉजिट करवाने का, ये एग्जाम्पल्स है इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर के। तो इंजंक्शन इज अ टाइप ऑफ एन इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। इतना क्लियर है अच्छी तरीके से? कोई डाउट है किसी को इसमें? साक्षी, शाइना, रचना, फिर एक साक्षी। डिटेंशन, हाँ, डिटेंशन भी एक तरह का इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर हो गया। यस शाइना मैम, अगर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं हुआ तब क्या करेंगे? इन सेट ऑफ नहीं, मेरा एक्सेप्ट ही नहीं होगा वो सेट ऑफ, वो डिफेंस एक्सेप्ट नहीं होगा। शाइना स्टार्ट होने से पहले भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, हाँ दे तो सकते हो। क्लियर है? तो फिर से एक बार मैं बता रही हूं, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। अगर मुझे केस के बीच में कोई भी छोटी मोटी मेरे को तकलीफें हो रही हैं, ठीक है, जैसे मुझे डिफेंडेंट धमकी दे रहा है, वो प्रॉपर्टी खराब कर देगा, बेच देगा, मुझे इंजरी पहुंचाएगा, तो मैं एक एप्लीकेशन फाइल करूंगी, सर इस पे स्टे लगा दो। उस एप्लीकेशन का नाम होता है इंजंक्शन एप्लीकेशन, स्टे लगा दो। या फिर मुझे लग रहा है कि जो वो डिफेंडेंट बोल रहा है कि उसके पास गुड्स है पर मेरे को लग रहा है वो झूठ बोल रहा है, तो एक बार मैं इंस्पेक्शन करवाना चाहती हूँ, वो इंस्पेक्शन की एप्लीकेशन भी एक तरह की इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन है। या फिर जो उसके पास गुड्स है मैं बस उसका सैंपल लेना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं एप्लीकेशन लगाऊंगी, वो भी एक इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन होगी। सुनना है? तो ऐसे बहुत सारे बीच में मैं ऐसे एप्लीकेशन लगा सकती हूँ, और कोर्ट जब मुझे वो अलाउ करेगी तो उस ऑर्डर को हम बोलेंगे इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। इतना क्लियर है?
ये केस शुरू होने से पहले भी फाइल कर सकती हूँ, समझ में आया? और होता है, बहुत कॉमन है। अरे दो बहनें, हम दोनों प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, मैंने सूट फाइल किया, साथ में एक इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन दे दी प्रॉपर्टी पे स्टे लगाने के लिए, ना मैं बेच सकती हूँ ना ये बेच सकती है, इमीडिएटली लग जाता है। समझ में आ रहा है? पर हाँ, डिक्री से पहले, डिक्री के बाद नहीं। इतना क्लियर है? अब कोई डाउट, समस्या? बढ़े आगे। अब देखो, इंजंक्शन भी दो टाइप का होता है। हाँ, इंजंक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोहिबिटरी और दूसरा होता है मैंडेटरी। अगर मैं एक ऐसी एप्लीकेशन लगा रही हूं जिसमें मैं डिफेंडेंट पे रोक लगाना चाह रही हूं, जो मुझे वो जिस भी तरह का परेशानी पहुंचा रहा है, वो जो काम उसे नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, तो जो इंजंक्शन में लगाऊंगी उसको बोलेंगे प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, राइट? फिर से एक बार, इफ डिफेंडेंट इज डूइंग समथिंग विच ही शुड नॉट डू, इफ डिफेंडेंट इज डूइंग समथिंग विच ही शुड नॉट डू, वो करे जिसे नहीं करना चाहिए, तो उसको रोक लगवाने के लिए मैं कौन सा इंजंक्शन लगवाऊंगी? प्रोहिबिटरी। इतना क्लियर है? और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मैंडेटरी। जो उसे करना चाहिए वो अगर वो नहीं कर रहा है, अगर उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, उसकी कोई ड्यूटी से परफॉर्म करने की वो अगर वो नहीं कर रहा है, तो जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो वो करवाने के लिए मैं जो इंजंक्शन लगाऊंगी उसको हम क्या बोलेंगे? मैंडेटरी इंजंक्शन। समझ में आया सबको? राइट? तो डिफेंडेंट पे रोक लगवानी है, कौन सा? प्रोहिबिटरी। डिफेंडेंट से कुछ काम करवाना है, कौन सा? मैंडेटरी। इतना क्लियर है? अगर रोक मुझे लिमिटेड टाइम के लिए, डिक्री जब तक आए तब तक ही लगवानी है, तो टेम्पररी। पर अगर ये मुझे रोक, ये स्टे मुझे हमेशा के लिए लगवाना है, परपेचुअल इंजंक्शन। इतना क्लियर है सबको? कोई डाउट है किसी को इसमें? डन है? बढ़े आगे? चलो, परफेक्ट। मैम, बिफोर फाइलिंग इंजंक्शन इफ प्लेंटिफ, पहले कर दिया तो कुछ नहीं कर सकते। सूट फाइल करने के पहले ही उसने अगर डैमेज कर दिया प्रॉपर्टी को, तो अब कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तो हो गया। अब हाँ, बस अब पछताए हुए क्या, चिड़िया चुग गई खेत, बस वही है, चिड़िया खा चुकी है सब कुछ। चलो बढ़े आगे। चलो, ऑल राइट। समन्स की डिलीवरी पढ़ते हैं, फटाफट से आ जाओ। समन्स की डिलीवरी देखो, समन्स को कैसे डिलीवर किया जाता है, ध्यान से सुनना। दो केसेस बनते हैं इसमें। पहली बात तो डिफेंडेंट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ही रहता है या फिर डिफेंडेंट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर रहता है, ठीक है? अगर डिफेंडेंट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रहता है तो समन्स हैंड डिलीवरी से डिलीवर होता है। समझ में आया कि पुणे कोर्ट और डिफेंडेंट भी रह रहा है पुणे में, हाँ पीसीएमसी भी चलेगा, ठीक है? तो कोर्ट भी पुणे और डिफेंडेंट भी पुणे में रहता है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? डिफेंडेंट रिसाइड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। उस केस में कैसे डिलीवर किए जाएंगे समन्स? हैंड डिलीवरी, पूरे हाथों से प्रदान किया जाएगा कि चलो बुलावा आया है, कोर्ट ने बुलाया। हाँ, तो ऐसे केस में कोर्ट समन्स हाथों से एक ऑथराइज्ड ऑफिसर को भेजती है और डिलीवर कराती है उसके घर पे, ठीक है? अगर वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाहर रहता है डिफेंडेंट, ठीक है, कि केस तो फाइल हुआ है पुणे कोर्ट में पर डिफेंडेंट रहता है बैंगलोर में, तो ऐसे केस में कैसे भेजा जाएगा? ईमेल भी भेजा जाएगा और साथ ही साथ कुरियर, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाएगा। इतना क्लियर है? यस। अब जब भी इसको कुरियर किया, यहां पे एकदम ध्यान से सुनना, जब भी कुरियर किया जाता है, जब भी कुरियर किया जाता है तो डिफेंडेंट से एक एक्नॉलेजमेंट, एक रिसीट ली जाती है कि उसको समन्स मिल गए, राइट? पर अब कोर्ट को पता चला कि जो डिफेंडेंट को समन्स है वो अनडिलीवर्ड रह गए और रिटर्न आ गए कुरियर कंपनी से, तो इसका मतलब उसको समन्स मिले ही नहीं। करेक्ट है? कोर्ट ने दोबारा ट्राई किया, वापस से उसको समन्स भेजे, वापस से समन्स अनडिलीवर्ड रिटर्न आ गए, मतलब रिटर्न हो गए, डिलीवर हुए नहीं क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, है ना? कोर्ट क्या करेगी? ऑथराइज्ड ऑफिसर को दो विटनेसेस के सामने उसके घर के बाहर समन्स को चिपका देगी, समन्स को उसके घर के बाहर अफिक्स कर देगी। अफिक्स करना मतलब चिपका देना, एक क्लियर विजिबल प्लेस पे उसके घर के बाहर चिपका देगी दो विटनेसेस के सामने कि हमने समन्स डिलीवर कर दिया है। इतना क्लियर है? यस।
उसके बाद भी अगर वो नहीं आता है, क्या लिखा है कि अगर उसके बाद भी या तो देखो एक ही हो सकता है कि एड्रेस ही गलत निकला तो सेकंड समन इश्यू करेगी, पर उसके बाद भी वो नहीं आता है तो कोर्ट एक वर्नाक्युलर और एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर में समन्स को पब्लिश करेगी। सी समन्स मिलने के बाद वो अपीयर नहीं कर रहा तो एक्स पार्टी होना ही है, पर कोर्ट कोशिश करी समन्स डिलीवर करने की, उसको समन्स ही डिलीवर नहीं हो रहे तो कोर्ट पूरी ताकत लगा देगी उसको समन्स पहुंचाने की। तो पहला तो क्या है, वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रिसाइड करता है तो कहां कैसे देंगे, हैंड डिलीवरी। कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर रिसाइड करता है, कैसे देंगे, हाँ, ईमेल के साथ साथ स्पीड पोस्ट, कुरियर, रजिस्टर्ड पोस्ट, किसी से भी। अब वो अनडिलीवर्ड रिटर्न आ गया तो फिर उसके घर के बाहर 2 विटनेसेस के सामने चिपकाया जाएगा, उसके घर के बाहर चिपकाया जाएगा। वो फिर भी नहीं आता है, वो अपीयर नहीं करता है तो कोर्ट कोशिश करेगी एक वर्नाक्युलर और एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर में उस नोटिस को पब्लिश करने की। इतना क्लियर है। और अगर बाद में पता चला एड्रेस ही गलत था तो सेकेंड समन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, कोर्ट की। इतना क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। यूट्यूब लाइव मैं चाहती हूं आप लोग इसका फोटो ले लो फटाफट से, क्विक क्विक क्विक। डन, बढ़े आगे। परपेचुअल इंजंक्शन का एक एग्जांपल, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि अगर डिफेंडेंट थोड़ा सा ज्यादा आपको थ्रेटन करता है ना तो कोर्ट उसको हमेशा हमेशा से के लिए एक एरिया में से डिबार कर देती है, हटा देती है, बैन कर देती है कि इस एरिया में आप कभी आ ही नहीं सकते, या फिर एटलीस्ट 5-6 साल तक नहीं आ सकते, भले बीच में डिक्री आ जाए। तो अगर डिक्री के बाद भी इंजंक्शन कंटिन्यू हो रहा है ना तो वो परपेचुअल इंजंक्शन हो जाएगा। भले वो 5-6 साल का ही हो, भले वो 7 साल का ही हो, लेकिन वो डिक्री के बाद कंटिन्यू हो रहा है ना तो उसको हम टेम्पररी नहीं परपेचुअल इंजंक्शन बोलेंगे। इतना क्लियर है, समझ में आया सबको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डिस्कवरी। ध्यान से सुनना सभी लोग। डिस्कवरी क्या होता है, हाँ पूछ रहे, डिस्कवरी क्या होता है, कभी कभी, हाँ चैनल है, वेरी नाइस। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ऑपोजिट पार्टी के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो मुझे पता है कि उसके पास है, पर और मुझे वो चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे अपना केस, अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने डिफेंसेस वगैरह प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो मैं कोर्ट को अप्लाई करती हूं कि सर मुझे इससे कुछ पूछताछ करनी है, इससे कुछ इंटेरोगेशन, सवाल जवाब करने हैं, क्योंकि इसके पास, ऑपोजिट पार्टी के पास कुछ इंफॉर्मेशन है। मैं कोर्ट को अप्लाई करूंगी, कोर्ट अगर मुझे अलाउ कर देगी तो मैं उससे जाऊंगी, कुछ सवाल पूछूंगी, वो मुझे जवाब देगा। इसको हम बोलते हैं डिस्कवरी बाय इंटेरोगेशन। व्हाट एम आई डिस्कवरिंग हियर, आई एम डिस्कवरिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन दैट द अदर पार्टी हैव एंड आई डोंट हैव। इतना क्लियर है, यस। अब सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, मैम वो अपनी इंफॉर्मेशन क्यों बताएगा, मैम वो अपना एविडेंस क्यों देगा, सबसे पहले ये आता है ना। हाँ, तो वो मना कर सकता है, वो मना कर सकता है कब, जब उसका खुद का एविडेंस डिस्क्लोज हो रहा हो। वो अपने पास रखना उसका एक प्रोफेशनल प्रिविलेज है। प्रोफेशनल प्रिविलेज मतलब एग्जांपल, एक एडवोकेट या एक कंपनी सेक्रेटरी अपनी क्लाइंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं बताएगा तो उसका एक प्रिविलेज होता है, कोई उससे पूछे तो भी नहीं बताएगा, राइट। तीसरा, वो इंफॉर्मेशन देना अपने आप में पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, पब्लिक इंजरी से हो सकती है, या फिर उसके पास वो इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट ही नहीं है। इतना क्लियर है। तो 4 ऐसे केसेस हैं जिसमें वो इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकता है, या तो उसके पास वो है ही नहीं, या फिर उसका खुद का एविडेंस उससे बाहर आ जाएगा। वो इंफॉर्मेशन बाहर आई तो बहुत बड़ी पब्लिक इंजरी हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल, कोई हमारी कंट्री का नेशनल सीक्रेट बाहर आ जाएगा, या फिर उसके पास एक प्रिविलेज है कि वो इंफॉर्मेशन अपने तक रखे और किसी और को ना दे। अब अगर इंफॉर्मेशन लेनी है और पूछताछ करके लेनी है तो वो डिस्कवरी बाय इंटेरोगेशन हो जाता है। पर अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट की कॉपी मुझे लेनी है तो वो डिस्कवरी बाय डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। तो डिस्कवरी बाय इंटेरोगेशन, डिस्कवरी बाय डॉक्यूमेंट सेम ही है। सामने वाले के पास डॉक्यूमेंट है, वो मुझे चेक करना है, सामने वाले पास इंफॉर्मेशन है, मुझे बस पूछताछ करनी है। मैं कोर्ट को अप्लाई करूंगी, सर मुझे डिस्कवरी बाय इंटेरोगेशन करना है।
इतना क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? सॉरी, ऑडियो पार्टम का क्या? नहीं नहीं, वो अलग, वो ऑडियो, वो डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस, वो तो वो बोलता है जो अपन ने ऑडियो अल्टरम पार्टम पढ़ा है, जिसमें कि मेरे अगेंस्ट ऐसे जो एविडेंस जिसपे जज रिलाई कर रहा है और मुझे सजा दे रहा है, वो एविडेंस जानने का मुझे हक है, वो अलग है। ये डिस्कवरी क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास जो एविडेंस इंफॉर्मेशन है वो प्लीज दो ना, मेरे को भी तो अपना केस बनाना है, मेरे को भी अपने आर्ग्यूमेंट्स तैयार करना है, मुझे भी अपना केस प्रिपेयर में मजा नहीं आएगा वरना केस लड़ने में, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो उस केस में तुम्हारे पास जो डेटा इंफॉर्मेशन, अच्छा इसका एक फायदा पता है और क्या है? ऐसी इंफॉर्मेशन जिसपे हम दोनों ऑलरेडी एक मत है, ऐसी इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट जिसपे हम दोनों ऑलरेडी म्यूचुअली अग्री कर रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, इसमें मैं मानती हूं मैं गलत हूं, तुम भी मान रहे हो मैं गलत हूं, वो क्लैरिटी मिल जाती है, कंफ्यूजन कम रहता है, कोर्ट के सामने केस बेटर प्रेजेंट होता है, इसलिए हमें डिस्कवरी का राइट मिला है। मैम तुम ही खूब खूब भारी शिकवतात, ये मकल्ला मला। I have seen CBC lectures 3 to 4 times, still watching it the same. अरे love you too साक्षी, सॉरी, धन्यवाद, मंडळ आभारी आहेत ना। नेक्स्ट पे आएंगे क्या? नेक्स्ट पे आएंगे क्या? और बोल दो फटाफट से, अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, फटाफट से खत्म करेंगे, चलो। ऑल राइट, बस आखिरी है ना, नेक्स्ट 15 मिनट्स एंड देन विल बी डन, मालूम है मुझे। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट से। लव यू टू रचना, लव यू टू। नाउ अपील्स, सुनो ध्यान से, एक बस अपील, एकदम फोकस करना सब लोग, है ना, नेक्स्ट 15 मिनट्स एंड देन विल बी डन। अपील बेसिकली क्या होती है? जब भी मैं कोर्ट की डिक्री है जजमेंट, डिक्री, जब भी मैं डिक्री से अग्रीव्ड मतलब नाखुश हूं, तो मैं क्या करती हूं? मैं अपीलेंट कोर्ट में जाती हूं। मैं कहां जाती हूं? अपीलेंट कोर्ट में, और मैं फाइल करती हूं एक अपील। अब अपील की खास बात ये होती है कि अपील मेरा कोई इनहेरेंट राइट, जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। ये मेरा कोई नेचुरल राइट नहीं है कि मैं इस देश में पैदा हुई तो मुझे मिलना चाहिए, मैं इस परिवार में पैदा हुई तो मुझे मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये एक स्टैट्यूटरी राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट भी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी मतलब किसी एक्ट में, कोई लॉ में मुझे अगर ये राइट मिलेगा तो ही मैं अपील फाइल कर पाऊंगी, किसी लॉ में नहीं मिलेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगी। एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट 2013 ये अलाउ करता है कि एनसीएलटी के डिसीजन से अग्रीव होकर, वर्ड का बोला मैंने, अग्रीव। सो अग्रीव का मतलब होता है, अग्रीव्ड मतलब नाखुश, डिससैटिस्फाइड, राइट। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर कोर्ट के डिसीजन से, एनसीएलटी के डिसीजन से अग्रीव्ड हूं, तो मैं एनसीएलटी में अपील फाइल कर सकती हूँ। ये राइट मुझे कंपनीज एक्ट दे रहा है, राइट है ना। तो राइट अगर एक्ट दे रहा है तो मुझे मिलेगा, नहीं दे रहा है तो मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए राइट टू अपील को क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी राइट। अपील हमेशा अपीलेंट कोर्ट में ही फाइल होती है। सॉरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों अपीलेंट कोर्ट से, तीनों ही अपीलेंट कोर्ट से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हो स्मॉल कॉज कोर्ट से अग्रीव होकर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अग्रीव होकर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से अग्रीव होकर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ अपील्स, बहुत सिंपल है, एकदम फोकस करना। मैम यू लुकिंग, एक कौशिक, चलो, हाँ एकदम बदमाश हो गए। यू आर माई क्रश। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चल अरे अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपस बैक टू दिस। और तुम क्यों वहां पे लेक्चर अटेंड कर रहे हो? चलो 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 सुनो, अपील बस हो गया। अपील 4 टाइप की होती है।
अपील, सबसे पहली अपील होती है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। ठीक है, ध्यान से सुना, बहुत सिंपल है। यूट्यूब लाइव आई वुड आस्क यू, सजेस्ट यू कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। सबसे पहला अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री क्या होती है? सेक्शन 96 to 99। जब भी पहली बार कोई सूट फाइल होता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल सूट। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल सूट। तो अगर मेरा और ज्योति का झगड़ा हुआ है तो पहली बार जब मैंने इसके अगेंस्ट सूट फाइल किया तो उसको हम बोलेंगे ओरिजिनल सूट। करेक्ट है? यस। अब ओरिजिनल सूट मैंने फाइल कर दिया, उससे डिक्री आई, उसको भी हम ओरिजिनल डिक्री बोलेंगे। करेक्ट है? उससे जब मैं पहली बार अपील फाइल कर रही हूं ना तो उसको हम बोलेंगे अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। क्या समझ में आया? फिर से एक बार, मेरा और ज्योति के बीच में, चैतन्य फोकस, मेरा और ज्योति के बीच में झगड़ा हुआ, मैंने सूट फाइल किया, उसको हम क्या बोलेंगे? ओरिजिनल सूट। तो कोर्ट जब उस पर डिक्री सुनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? ओरिजिनल डिक्री। करेक्ट है? राइट। अब वो ओरिजिनल डिक्री से जो मैं पहली बार अपील फाइल करूंगी उसको हम क्या बोलेंगे? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। इसकी खास बात यह है आप कोई भी अपील इन कोर्ट में फाइल कर सकते हो। इतना क्लियर है? यस। तो इट कैन बी फाइल्ड इन एनी अपील इन कोर्ट, वन, एंड सेकेंड, it is filed when substantial question of law and substantial question of facts both are involved। अब ध्यान से सुनना, ये substantial question of law, substantial question of fact क्या है? ठीक है, ध्यान से सुनना। SQL, SQF, SQL is substantial question of law, SQF is substantial question of facts। ना ध्यान से सुनना, अगर मैं ये बोलना चाह रही हूं सर जो लोअर कोर्ट है ना इन्होंने लॉ ही गलत अप्लाई किया इसलिए अपील फाइल कर रही हूं तो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ लग जाएगा। राइट? अगर मैं बोल रही हूं सर जो लोअर कोर्ट है ना इनको फैक्ट्स ही समझ में नहीं आए मेरे केस के इसलिए मैं अपील फाइल कर रही हूं तो वो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ दोनों के बेस पे पहली अपील फाइल कर सकते हो। उसको हम क्या बोलेंगे? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। इतना क्लियर है? बोलो हाँ। बढ़े आगे। नेक्स्ट इज सेकेंड अपील्स। सेकेंड अपील्स का सेक्शन क्या है? 100 एंड 101, 102, 103। ये चारों सेक्शन किसके हैं? सेकेंड अपील्स के। ये अपील की खास बात ये है कि सबसे पहले एक ओरिजिनल सूट फाइल किया, ध्यान से सुनना, ओरिजिनल डिक्री आई, मैंने पहली अपील फाइल करी, मैं पहली अपील के डिसीजन से भी खुश नहीं हूं, अब मैं जब दूसरे नंबर की अपील फाइल करूंगी उसको हम बोलेंगे सेकेंड अपील्स। क्या बोलेंगे हम उसको? सेकेंड अपील्स। सेकेंड अपील्स की खास बात यह है कि ये सिर्फ हाई कोर्ट में ही फाइल होती है। क्या लिखा है? इट इज ओनली फाइल टू हाई कोर्ट। तो देखो यहां पर क्या लिखा है? सबसे पहला अपील फाइल अगेंस्ट डिक्री, ठीक है, पास बाय फर्स्ट अपीलिंग कोर्ट। फर्स्ट अपीलिंग कोर्ट से अग्री होकर जब मैं दूसरे नंबर की अपील फाइल करूंगी सेकेंड अपील मानी जाएगी। वो सिर्फ कहां फाइल होती है? हाई कोर्ट में फाइल होती है। और ये सिर्फ कब एक्सेप्ट होगी? जब सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। तो मैं फैक्ट्स के बेसिस पे ये अपील फाइल नहीं कर सकती। इतना क्लियर है? कोई डाउट है किसी को इसमें? अच्छा, इसकी एक खास बात यह है यहां पर नया एविडेंस अलाउड नहीं होता। क्या नहीं होता? नया एविडेंस अलाउ नहीं होता। इतना क्लियर है? यस। अब आती है थर्ड अपील जिसका नाम है अपील फ्रॉम ऑर्डर। कोई आया था क्या अभी? हाँ, एक बार कोई मैम। अपील फ्रॉम ऑर्डर। अपील फ्रॉम ऑर्डर बेसिकली क्या होती है? थर्ड टाइप की अपील होती है। कभी कभी कुछ वियर्ड ऑर्डर्स होता है ना, वियर्ड ऑर्डर्स। कौन है? खुला रहने दो, आजो वापस आजो। वियर्ड ऑर्डर्स होता है ना, वियर्ड ऑर्डर्स कैसे? ध्यान से सुनना। प्लेंट फाइल करे, प्लेंट रिजेक्ट हो गई, वो ऑर्डर। रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल करी, वो रिजेक्ट हो गई, वो ऑर्डर। बैग हाँ ले 10 मिनट ही है बस। हाँ सुनो, प्लेन फाइल करी वो रिजेक्ट हो गई, वो भी एक ऑर्डर। रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल करी, रिजेक्ट हो गई, वो भी एक ऑर्डर है। समझ में आया? कोई अजीब सा बहुत ज्यादा डिफरेंट इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर मुझे दे दिया। समझ में आ रहा है सबको? मैं एज अ प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर PAUPER, प्रॉपर पर्सन कौन होता है पता है? जो थोड़ा फाइनेंशियली हम बोल सकते हैं जिसके पास उतना पैसा नहीं होता, ठीक है, गरीब बोल सकते हैं, जो एक्चुअली कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहा है। हाँ, जिसका एनुअल इनकम, मंथली इनकम 150 रुपीज होता है। तो बेसिकली वो पर्सन अप्लाई करता है कि सर मुझे एक सरकारी आप वकील दे दो। करेक्ट है? राइट। अब अगर कोर्ट
कोर्ट वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे, समझ आ रहा है? तो प्रॉपर पर्सन की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, प्लेंट ही रिजेक्ट कर दी, रिव्यू की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, एक्स पार्टे ऑर्डर सुना दिए, ये सब केसेस में जब मैं अपील फाइल करूंगी तो वो क्या हो जाएगा? अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। इतना क्लियर है? और आखिरी होता है अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट से अग्रीव होकर मैं 3 केसेस में सुप्रीम कोर्ट को अपील फाइल कर सकती हूं, सिविल केस में, क्रिमिनल केस में और कॉन्स्टिट्यूशनल। पर हम अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? सीपीसी। तो हम कौन सी की बात करेंगे? सिविल। इतना क्लियर है? अब सुप्रीम कोर्ट को अपील तो फाइल इजीली हो सकती है, हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के साथ भी हो सकती है, हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के बिना भी हो सकती है। सुनना ध्यान से, एकदम सुनना ध्यान से। जब हाई कोर्ट ने एक डिसीजन सुनाया और मैं अपील फाइल करना चाहती हूं, जब हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया मैं क्या फाइल करना चाहती हूं? अपील। तो ऐसे केस में एकदम सुनना ध्यान से, फोकस करना, उस केस में मुझे एक बार हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि सर मैं सुप्रीम कोर्ट को अपील फाइल करूं क्या? अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे देता है तो मैं अपील फाइल कर दूंगी, पर कभी कभी मना भी तो कर सकता है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैं एक डायरेक्ट पिटिशन फाइल करूंगी सुप्रीम कोर्ट को। उस पिटिशन का नाम है स्पेशल लीव पिटिशन। क्या नाम है? SLP। क्या नाम है? स्पेशल लीव पिटिशन। इसमें मैं क्या करती हूं? इसमें मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूं कि सर हाईकोर्ट ने तो सर्टिफिकेट नहीं दिया, पर फिर भी मैं आपको अपील फाइल करना चाहती हूं, प्लीज मुझे परमिशन दो ना। लीव मतलब परमिशन दो ना। अगर उन्होंने अलाउ किया फिर मैं सुप्रीम कोर्ट को अपील फाइल करूंगी और फिर वो केस आगे चलेगा। इतना क्लियर है? यहां तक अच्छे से क्लियर है? तो बताओ कितने टाइप की अपील्स पढ़ी हमने? 4। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, जिसमें पहली डिक्री के अगेंस्ट अपील फाइल होती है, ये कोई भी कोर्ट में फाइल हो सकती है। दूसरी सेकंड अपील, ये कहां फाइल हो सकती है? फर्स्ट अपील इन कोर्ट के अगेंस्ट, और ये सिर्फ हाई कोर्ट में फाइल होती है। तीसरी अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, जो थोड़े डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्डर्स होते हैं उसमें फाइल होती है। और चौथा अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट, इसमें सिविल अपील भी जाती है, क्रिमिनल भी जाती है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी जाती है। आपको इन सब के सेक्शन याद करने हैं, 96 to 99, 100 to 103, 104 to 106 एंड 109 to 112। सेक्शन याद करना जरूरी है। सौम्या मैम नालायक से लायक बन गए अब हम। अरे 100%। यस। सौमिल कारिया ये CS बन गया अभी, ऐसा। तो इसलिए मैं ऐसा लेक्चर में प्रोफेशनल का स्टूडेंट था, तो लेक्चर में सब नालायक बोलते थे, बोल नालायक से लायक बन गए हम, ऐसा। आंसू आ गए। ज्योति से कभी रिजॉल्व नहीं होगा, ये मैम का जन्म सिद्ध अधिकार है। चलो बढ़े आगे। देखो लास्ट चीज पे आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस रिव्यू रिविजन। रेफरेंस सेक्शन रिविजन रिव्यू 114 एंड रिविजन 115। मैम डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट। यस, डायरेक्टली विद सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट, इनडायरेक्टली SLP के थ्रू। यस, अच्छा है मेरे एग्जीक्यूटिव में ये सब नहीं था। चलो एनीवे कमिंग बैक टू दिस, सुनो ध्यान से। रेफरेंस एक बस सुनो, फटाफट खत्म करेंगे। रेफरेंस बेसिकली क्या है? सेक्शन 113 जो क्या बोलता है कि अगर कोई एक मैटर एक कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास है, सबऑर्डिनेट मतलब हाई कोर्ट से नीचे वाली कोई भी कोर्ट के पास है, ठीक है, पर उसके वो जो सब्जेक्ट में जो केस चल रहा है, जो सूट चल रहा है, उसमें कोई ना कोई लॉ रिलेटेड जज को डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, या तो ये लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होना चाहिए, या फिर कोई बहुत पुराना कोई लॉ एप्लीकेबल यहां पर हो रहा है जिसके बारे में जज को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो जज क्या करता है? खुद ही वो केस हाई कोर्ट को रेफर कर देता है, राइट, और हाई कोर्ट से उस केस से रिलेटेड ओपिनियंस ले लेता है, ठीक है। फिर हाईकोर्ट ओपिनियन देके वो केस वापस से सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेज देते हैं। दिस इज रेफरेंस। समझ में आया? तो देखो रेफरेंस क्या है? एक एप्लीकेशन है फाइल्ड टू हाई कोर्ट, फाइल्ड बाय कोर्ट जज, लोअर कोर्ट का जज, या फिर कोई पार्टी भी बोल सकती है कि सर प्लीज आप ऊपर रेफर कर दो, या फिर जज कुछ भी बोल सकता है। इतना क्लियर है? पर ये सिर्फ कब फाइल होगा? जब क्या इन्वॉल्व है?
सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है कि लॉ के इंटरप्रिटेशन को लेकर सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज को प्रॉब्लम हो रही है, कोई ऐसा कोई ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने पास कर दिया था उसका केस आ गया, कोई भी ऐसा लॉ रिलेटेड लॉ के इंटरप्रिटेशन को लेकर प्रॉब्लम है तो लोअर कोर्ट का जज हाई कोर्ट के जज को केस रेफर कर देता है। पर क्या ये केस ट्रांसफर हो जाता है? नहीं, हाई कोर्ट वापस से केस भेज देता है। इतना क्लियर है? दिस इज रेफरेंस सेक्शन 113। अपील फ्रॉम ऑर्डर्स कहीं भी फाइल कर सकते हैं मैम, ओनली अपीलेंट कोर्ट में, ठीक है। रिव्यू क्या 114। अब बेसिकली क्या होता है रिव्यू में, अगर मैं कोई कोर्ट के डिसीजन से अग्रीव्ड हूं तो मैं सेम कोर्ट में उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करूंगी, उनको बोलूंगी सर आप अपने डिसीजन को रिव्यू कर लीजिए, अपने डिसीजन को रिव्यू कर लीजिए। कहां फाइल होता है? सेम कोर्ट में। इतना क्लियर है? अब इसकी है 3 कंडीशन कि कब रिव्यू की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। हर केस में रिव्यू फाइल नहीं कर सकते, अपील हर केस में फाइल कर सकते हो, रिव्यू सिर्फ 3 ही कंडीशन के केस में फाइल कर सकते हो। अगर मेरे पास एक एविडेंस केस के दौरान था पर मैं उसको उस समय किसी वजह से प्रेजेंट नहीं कर पाई, पर अब मैं प्रेजेंट कर पा रही हूं, तो प्लीज आप अपने डिसीजन को रिव्यू कर लीजिए। तो इफ आई हैव एन एविडेंस विच आई हैड बट दैट टाइम आई कुड नॉट प्रेजेंट, नाउ आई कैन प्रेजेंट, तो प्लीज अलाउ मी एंड अलाउ दिस एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू। ठीक है। दूसरा, सर आपने कोई रिकॉर्ड को समझने में, कोई फैक्ट को, कोई डॉक्यूमेंट को पढ़ने में, समझने में गलती कर दी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिस्टेक अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, राइट। और भी कोई सब्सटैंशियल कोई मेजर कॉज होगा तो इन तीनों केसेस में मैं एक एप्लीकेशन फाइल करूंगी जिसका बोलेगा एप्लीकेशन फॉर ऑफ रिव्यू। कहां फाइल होती है? कब कब? एविडेंस था बट कुड नॉट प्रेजेंट। दूसरा, मिस्टेक अपेरेंट ऑन फेस ऑफ द रिकॉर्ड, या फिर एनी अदर सब्सटैंशियल कॉज। इतना अच्छे से क्लियर है? यस। नाउ लास्ट रिविजन सेक्शन 115। अब रिवीजन 2 तरह से हो सकता है। एक तो पहली बात तो रिवीजन की पावर सिर्फ किसके पास है? हाई कोर्ट। ठीक है, तो हम इसको ये बोलते हैं कि रिवीजन का हाई कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है। कैसा जुरिस्डिक्शन है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि हाई कोर्ट के अलावा और किसी के पास रिवीजन की पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। इतना क्लियर है? सिर्फ हाई कोर्ट और किसी के पास नहीं है। ओहो, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। ये जो रिवीजन है ये 2 तरह से हो सकता है। एक तो पार्टी भी हाई कोर्ट को रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकती है, या फिर हाई कोर्ट अपनी मर्जी से भी कर सकती है। उसको बोलते हैं सुओ मोटो पावर। क्या बोलते हैं? सुओ मोटो पावर। इतना क्लियर है? अगर कोई पार्टी अपनी मर्जी से करना चाहती है तो वो सिर्फ तभी करेगी जब उसके पास राइट टू अपील नहीं है। क्या नहीं है? राइट टू अपील। इतना क्लियर है? बढ़े आगे। ठीक है, हो गया, मेरा टाइम हो गया। क्या बोल रहा है? मेरे गले का टाइम हो गया। हाँ, आज फुल डे हो गया ना। 1 सेकेंड। हाँ, स्व इच्छा। एक कैसी बातें करो तुम लोग? चल तुम सब एबले हो गए। चलो 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 फटाफट से 2 मिनट में खत्म करेंगे। आ जाओ। लास्ट रिवीजन जो है वो हाई कोर्ट में 2 तरह से हो सकता है। या तो कोई पार्टी अप्लाई करे या फिर हाई कोर्ट सुओ मोटो करे। ठीक है, सुओ मोटो मतलब स्व इच्छा, स्वेच्छा, अपनी मर्जी से करे। अब देखो, पार्टी अप्लाई कभी भी रैंडमली नहीं कर सकती है। पार्टी से राइट टू रिवीजन उसको तभी मिलेगा जब उसके राइट टू अपील नहीं है। राइट, अगर कोई एक्ट में उसको अपील फाइल करने का राइट नहीं दिया है तो ही वो रिवीजन फाइल कर सकता है। इतना क्लियर है? यस। अदरवाइज हाई कोर्ट को अगर लगता है, क्या लगता है हाई कोर्ट को, कि अगर लोअर कोर्ट अपना, ध्यान से सुनना, 3 ही केसेस है, अगर लोअर कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर रही है,
अगर लोअर कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर रही है, या तो एक्सीड कर रही है, ठीक है, जितना पावर मिला उससे ज्यादा पावर एक्सरसाइज कर रही है लोअर कोर्ट, या फिर वो अपना जुरिस्डिक्शन ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर रही है, जितना पावर यूज करना चाहिए वो भी ढंग से नहीं कर रही है, या फिर अपना जुरिस्डिक्शन इलीगली एक्सरसाइज कर रही है, कुछ इलीगल काम कर रही है, अंडर द टेबल, अबव द टेबल वाला, ब्राइब वगैरह, तो इलीगली एक्सरसाइज कर रही है, एक्सीड कर रही है, या इम्प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रही है, मतलब प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर रही है, तो इस केस में हाईकोर्ट क्या कर सकती है, सुओ मोटो रिवीजन, अपनी मर्जी से रिवीजन कर सकती है। इतना क्लियर है? तो रिवीजन दो तरह से हो सकता है, सुओ मोटो भी हो सकता है जो हाईकोर्ट करेगी इन 3 केसेस में, या फिर पार्टी भी अप्लाई करके कर सकती है, बट एप्लीकेशन में मैंने क्या बताया, उसके पास राइट टू अपील नहीं होना चाहिए, उसके पास राइट टू अपील है तो वो रिवीजन का ऑप्ट भी नहीं कर सकता। ये तीनों केसेस अच्छे से क्लियर है, रिवीजन, रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन एकदम अच्छे से पक्का है क्या, डन है? चलो ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहती हूं, जो अपने किसका है, पास्ट पेपर का है, बस आप लोग उसका क्वेश्चन का फोटो ले लो, ये वाला 2B, 2 का B दिख रहा है, X filed a suit to recover possession of movable property against Y. During the hearing, X alleged that Y may dispose of the property. If you are an officer of the court, how will you decide? बताओ, अगर मुझे डर है कि Y प्रॉपर्टी को केस के दौरान ही बेच देगा, तो ऐसे केस में एज ए जज आप क्या करोगे, इंजंक्शन लगाओगे। तो आपको इसमें क्या जवाब देना है कि एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर हम इंजंक्शन लगाएंगे। समझ में आ रहा है सबको, राइट? तो इस केस को आप लोग कैसे लिखोगे, प्रोविजंस, फैक्ट्स ऑफ द केस, कंक्लूजन। प्रोविजन में कैसे लिखोगे कि हाँ, प्रोविजन में क्या, इंजंक्शन इज एन इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर वेयर इफ डिफेंडेंट, ध्यान से सुनना, वेयर इफ डिफेंडेंट इज लाइकली टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर सूट, देन कोर्ट में पुट अ स्टे ऑन इट। समझ में आया? टेम्परेरीली स्टे और टेम्परेरी इंजंक्शन, राइट? फिर फैक्ट्स ऑफ द केस एज इट इज बताओगे, और फिर कंक्लूजन में क्या लिखोगे, इट इज हियर बाय कंक्लूडेड दैट एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर आई वुड पुट अ इंजंक्शन ऑर्डर so that the defendant does not sell the property। समझ में आया? लिख के लाओगे इसको पक्का अच्छे से, आज ही लिख लेना, डन है? चलो परफेक्ट। आई होप आप लोगों को मजा आया हो। अब आप लोग CFM के लिए भागो, ठीक है? और थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है? यूट्यूब लाइव वाली जनता, थैंक यू सो मच। अगर आपको मजा आया हो, डू क्या बोलेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना? और अच्छे कमेंट्स कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ के। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार।